Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. This is Saloni Pandey. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फैमिली के बारे में डिस्कस किया था. आज के इस वीडियो में हम फंक्शंस ऑफ फैमिली पढ़ने वाले हैं. हमने देखा था कि फैमिली क्या होती है इन अ ब्रॉडर सेंस एंड हमने फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन फैमिली भी पढ़ लिया था. इसके बाद में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, विशेषताएं होती हैं फैमिली के, एंड कितने टाइप्स ऑफ फैमिली होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, फंक्शंस ऑफ फैमिली. देखिए जनरली हमने जो एक जनरल परसेप्शन से स्टार्ट किया था कि फैमिली क्या होती है, तो अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे कि हाँ फैमिली हमारा परिवार जिसके साथ हम रहते हैं, जो हमारे से इमोशनली अटैच्ड है, हम ऐसी बातें करेंगे. लेकिन अब हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है कि कोई हमसे पूछेगा कि आप फैमिली को डिस्क्राइब करिए तो आप उसको पूरी तरीके से बता सकते हैं. और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं कि फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन कैसे है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी. नेक्स्ट थिंग ये है कि अब फैमिली है, फैमिली के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और फैमिली के बारे में डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स क्या है, ये तो हमने समझ लिया. लेकिन फैमिली फंक्शन कैसे करती है और कैसे वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह रोल प्ले करती है, ये हम आज पढ़ने वाले हैं. अगर हम फंक्शंस देखें फैमिली के, सो द फर्स्ट फंक्शन इज रिक्रिएशनल फंक्शंस. अगर आप सिर्फ इस टर्म को देखो रिक्रिएशनल, तो देखो इसका मीनिंग क्या होता है कि कोई चीज क्रिएट हो रही है, वापस से क्रिएट हो रही है, कुछ काइंड ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है ना, उसे हम कहते हैं रिक्रिएशनल. तो फैमिली के जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे तो हमने एक कैरेक्टरिस्टिक देखा था फैमिली का, वो था मेटिंग रिलेशनशिप. फैमिली में क्या होता है, मेटिंग रिलेशनशिप. अब वो कैसे होता है ये हमने देखा था कि देखिए कोई दो इंडिविजुअल होते हैं, मैन होता है, वुमेन होता है, तो फैमिली क्या है, एक काइंड ऑफ यूनियन है मैन और वुमेन की. ठीक है, जो जब मेटिंग रिलेशनशिप में आते हैं तो रिप्रोडक्शन एक्टिविटी होती है, ये चीज हमने देखा था, है ना. सोसाइटी का कैरेक्टरिस्टिक होता है प्रोगेनी, ये चीज भी हमने देखी थी, आपको याद आ रहा होगा, है ना. तो यानी कहने का मतलब ये है कि सोसाइटी में रिप्रोडक्शन एक्टिविटी जब होती है तब सोसाइटी आगे बढ़ती है. अब रिप्रोडक्शन एक्टिविटी कहाँ पे होती है, तो ऑब्वियस सी चीज है फैमिली में होती है. और फैमिली एग्जिस्टेंस में कब आती है, जब कोई दो इंडिविजुअल मैन एंड वुमेन जो है मीटिंग रिलेशनशिप में आते हैं तो रिप्रोडक्शन एक्टिविटी होती है, चाइल्ड बॉर्न होता है, और इस तरीके से पूरी फैमिली बनती है. और जब फैमिलीज बनती हैं तो सोसाइटी एग्जिस्टेंस में आती है. यहां तक आपको क्लियर होगा, है ना, ये चीज होती है. तो देखिए अ फैमिली कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन अ मैन एंड अ वुमन एस्टैब्लिश अ मेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन देम. फिर क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड होता है. फिर आप चाइल्ड एक फैमिली के अंदर जब देखिए दो इंडिविजुअल है, हमने क्या देखा था कि फैमिली ग्रुप ऑफ पर्सन्स होती है. अब दो इंडिविजुअल है, दोनों साथ में हैं, फिर उनके बच्चे होंगे, तो इस तरीके से एक फैमिली जो है इवॉल्व अप होगी, है ना. अब जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रंस हैं जिनका प्रोडक्शन हुआ है, फिर आप उनकी रेयरिंग करते हो ना, आप उनका ख्याल रखते हो, उनके साथ में रहते हो, बहुत अच्छा, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है आपके बीच में. फिर उसके बाद में ऐसे करके फैमिली जो है आगे बढ़ती है. यानी कि फैमिली कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है, रिक्रिएशनल फंक्शन. ये एक फैमिली का सबसे एसेंशियल फंक्शन होता है, ये एक फैमिली का सबसे एसेंशियल फंक्शन होता है. अगर ये फंक्शन नहीं होगा तो फैमिली आगे ही नहीं बढ़ेगी. फैमिली आगे नहीं बढ़ेगी तो सोसाइटी भी एग्जिस्टेंस में नहीं आएगी, है ना. सिर्फ इंडिविजुअल से मिलके कैसे सोसाइटी बनेगी, सोसाइटी में कुछ इंस्टीट्यूशंस भी होना जरूरी है ना. इसीलिए अपन फैमिली की बात करते हैं. और फैमिली क्या है, एक नेचुरल सोशल इंस्टीट्यूशन है. अब देखिए क्या होता है, प्रोडक्शन एंड रियरिंग ऑफ चिल्ड्रन होता है इसके अंदर. देन उसके बाद में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मैन आफ्टर द हार्ड टॉयल ऑफ द डे रिटर्न्स होम वेयर इन द मिडस्ट ऑफ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन ही शेड्स ऑफ हिज फैटीग. यानी कि फैमिली होती है, ठीक है, फैमिली में रिप्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है, चिल्ड्रन है, बच्चों की केयर की जा रही है, एक बहुत अच्छा बॉन्ड है. सिर्फ इतना ही नहीं, यानी कि जब घर में जो मैन होते हैं या जो भी घर में बाहर काम करते हैं, जब वो पूरी तरीके से सारा काम करके थक हार के वापस से अपने घर आते हैं, अपने घर इन द सेंस क्या, फैमिली. देखिए अपन ने फैमिली का एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी देखा था कि एक घर होना भी जरूरी है ना. वो एक घर में एक साथ रहते हैं.
ठीक है, रहने को तो आप किसी होटल के रूम में भी रह सकते हो आज की मॉडर्न सोसाइटी में, लेकिन एक जो घर वाली फीलिंग होती है ना, अपन सब जानते हैं कि घर की फीलिंग क्या होती है, कि आप कितना भी थक हार के जब आप अपने घर जाते हो, आप अपनी वाइफ से, अपने बच्चों के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में जब आप उनसे मिलते हो, तो आपको अपने सारे दिन भर की थकान जो है वो दूर हो जाती है। तो यानी कि ये एक जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है फैमिली का, ठीक है। ये आपको एक इमोशनल बॉन्ड से पूरी तरीके से साथ में रखती है, आपको जोड़े रखती है, ठीक है। तो ये पहला फंक्शन है फैमिली का, दिस इज द प्राइमरी फंक्शन एंड एसेंशियल फंक्शन ऑफ फैमिली। ये क्लियर है आपको? देन नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक फंक्शंस। अब देखिए फैमिली है, ये तो क्लियर है, ठीक है कि फैमिली है, हम सभी साथ में रहते हैं। अब क्या फैमिली सिर्फ साथ में रहने से या रिक्रिएशनल फंक्शन के थ्रू एग्जिस्ट कर पाएगी? हमको किस चीज़ की ज़रूरत है? हमको एक सोर्स ऑफ इनकम की ज़रूरत है, जो चीज़ हमारे घर में आए, फिर हम अपने मतलब वो जो एक आपने सुना होगा रोटी कपड़ा मकान, आप वो वाली अपनी एसेंशियल ज़रूरतों को पूरा कर पाओ, फैमिली की नीड्स को फुलफिल कर पाओ। तो इसीलिए फैमिली एक इकोनॉमिक फंक्शंस को भी परफॉर्म करती है। अब कैसे परफॉर्म करती है अपन ये समझते हैं। देखिए फैमिली सर्व्स एज एन इकोनॉमिक यूनिट। एक इकोनॉमिक यूनिट, एक आर्थिक इकाई की तरह काम करती है फैमिली। कैसे काम करती है? जो भी घर में एडल्ट होते हैं, है ना, जो भी घर में बड़े होते हैं, वो बाहर जाते हैं, फिर वो नौकरी करते हैं, जॉब कर, बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं ना, किसी सोर्स ऑफ इनकम है उसके, उनके पास में कोई सोर्स ऑफ इनकम है, फिर वो उस इनकम से अपने घर में पैसा ले गया, मतलब उस इनकम के थ्रू अपने घर में जो भी पैसा है, जो भी ज़रूरतें हैं घर की, उन ज़रूरतों को पूरा करते हैं। क्योंकि अगर आप के पास में मतलब फैमिली इकोनॉमिक फंक्शंस को परफॉर्म नहीं करेगी तो वो आगे कैसे बढ़ पाएगी? ये एक चीज़ है ना। अब देखो कैसे कैसे इकोनॉमिक फंक्शंस को परफॉर्म करती है, अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इन द प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ट्राइबल एंड अग्रेरियन सोसाइटीज, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज द फैमिली। अगर आप पहले की सोसाइटीज में देखो, ठीक है, प्री इंडस्ट्रियल या प्री मॉडर्न सोसाइटीज की हम बात करें, तो वहां पर जो ट्राइबल और अग्रेरियन सोसाइटीज हुआ करती थी, ठीक है, यानी कि जो लोग थे वो जनरली खेती किसानी के ऊपर ही बेस्ड होते थे, है ना। उनका काम वही होता था कि वो जाते थे अपनी खेत में, जो भी है उनका अनाज है उसको उगाते थे, फिर उसका प्रोडक्शन होता था, फिर उसे ही वो लोग कंज्यूम करते थे, फिर जिसे उसकी डिमांड होती थी उसको दे देते थे। तो इस तरीके से लोगों का काम जो था वो चल रहा था, है ना। वो जो है कैटल रियरिंग के लिए जाते थे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये सारी चीज़ें जो प्री मॉडर्न सोसाइटीज़ में हुआ करती थी। इनके थ्रू क्या होता था, उनके घर में जो है खाने पीने की चीज़ें आती थी, वो अपनी जो भी उनकी नीड्स होती थी उनको फुलफिल कर पाते थे। लेकिन मॉडर्न सोसाइटीज़ में, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में क्या चीज़ हो गई कि इंडस्ट्री सेटअप हो गई। अब लोग पेड एम्प्लॉयमेंट के लिए, पेड एम्प्लॉयमेंट की सर्च के लिए बाहर जाने लग गए, है ना, नौकरी करने लग गए, बिजनेस करने लग गए। इन तरीकों से, इन सारे मीन्स के थ्रू उनके घर में इनकम आती थी और फिर वो फैमिली की नीड्स को फुलफिल करते। तो यानी कि सोसाइटी का एक फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि वो इकोनॉमिक फंक्शन भी परफॉर्म करती है, ठीक है। क्यों करती है? अब देखिए, फैमिली प्रोवाइड्स economic security to its members and looks after their primary needs and also nurses them। तीन चीज देखी हमने। देखिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी, आपको फूड चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, क्लोथिंग चाहिए, शेल्टर चाहिए, इन चीज़ों के लिए आपको इकोनॉमिक सिक्योरिटी चाहिए। उसके लिए आपको इकोनॉमिक फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। अपन ने चैप्टर 1 में देखा था इकोनॉमिक्स क्या होती है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं एक इकोनॉमी में, वो आपकी इकोनॉमिक्स के अंदर आती हैं सारी चीज़ें ना। वहाँ पे अपन ने डिटेल में डिस्कस किया था। यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, यहाँ पर जब आप इन इकोनॉमिक फंक्शंस को परफॉर्म करती है फैमिली, तो उसके पास में इकोनॉमिक सिक्योरिटी आती है। सेकंड चीज़ क्या होती है, जो भी प्राइमरी नीड्स हैं फैमिली की, वो आप इकोनॉमिक फंक्शंस परफॉर्म करके फुलफिल कर सकते हो। थर्ड, कभी ऐसी कोई अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई तो उसमें फैमिली आपकी हेल्प करती है। देखो इसको अपन अपने घर के एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे आपका घर है, आपके घर में कोई भी अर्निंग नहीं करता है, ठीक है, कोई भी कमाता नहीं है, किसी के भी पास में सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं है, बस आप लोग साथ में रहते हो और आपके पास में घर भी नहीं है, खुद का घर नहीं है आपके पास में, आपके पास अच्छे कपड़े नहीं है, आपके पास में अच्छा खाना नहीं है, खाने को अच्छा कि आपके पास में है ही नहीं, जस्ट सपोज। तो क्या आपकी फैमिली रन कर पाएगी, क्या आपकी फैमिली वर्क कर पाएगी? जस्ट आप एक
फैमिली नाम के लिए हो जाओगे, आपके पास में आगे आपकी फैमिली वर्क नहीं कर पाएगी, फंक्शन नहीं कर पाएगी। उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है कि कोई मेंबर बाहर जाए, वो थोड़ी सी अर्निंग करे, जॉब करे, बिजनेस करे, या जो भी चीज़ है, ठीक है, किसी भी तरीके का काम करे, उस काम से फिर वो जो भी इनकम आपके घर में लेके आता है उससे आप अपनी फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, इन सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं। एंड आप क्या कर सकते हो, आपकी जो भी नीड्स हैं, जो भी डिमांड्स है फैमिली की, आप उसको फुलफिल कर सकते हो। एंड कभी भी कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है, जैसे मान लीजिए घर में किसी की बहुत तबीयत खराब हो गई, अब आपको पैसे की ज़रूरत है, तो इन इकोनॉमिक फंक्शंस के थ्रू आप अपनी अनफेवरेबल कंडीशंस को भी फेस कर सकते हो। तो फैमिली इकोनॉमिक फंक्शन भी परफॉर्म करती है, और ये फंक्शन फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है ना, मतलब फैमिली को ये फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए। ये भी क्लियर है। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज रिलीजियस फंक्शंस। अब देखिए रिलीजियस फंक्शन क्या होता है, फैमिली इज अ सेंटर फॉर द रिलीजियस लर्निंग एज द चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम देयर पेरेंट्स वेरियस रिलीजियस वर्च्यूज। अगर हम इंडिया की सोसाइटी से समझे, ठीक है, इंडियन सोसाइटी से समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, आप इंडिया में ढेर सारी डाइवर्सिटी हमने देखा है ना, ढेर सारी कम्युनिटीज रहती, मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, देन आपकी सिख कम्युनिटी हो गई, फिर आप जैन हो गए, देन बुद्धिस्ट हो गए, ढेर सारी डाइवर्सिटी है ना इंडिया में, बहुत सारी डाइवर्सिटी हम देखते हैं। अब आप किसी भी कम्युनिटी में, आपका जिस भी रिलीजन में आपका जो है जन्म हुआ है, आप उस रिलीजन के बारे में जानते हो, ठीक है, आपको उस रिलीजन के बारे में बताया जाता है, उस रिलीजन के बारे में सिखाया जाता है। ये काम कौन करता है, ये काम करती है फैमिली। आप जिस भी रिलीजन के अंदर आपका बर्थ हुआ है, आप जिस भी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, तो आपका कल्चर कैसा है, आपका रिलीजन क्या है, क्या चीज आप जो है प्रे करते हो, सारी चीजें आपको आपके रिलीजन के बारे में, ये सारी चीजें कौन बताता है आपको, फैमिली बताती है, ठीक है। देन फैमिली इज अ सेंटर फॉर रिलीजियस लर्निंग एज द चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम देयर पेरेंट्स। और ये चीजें आपको कौन सिखाते हैं, आपको ये चीजें आपके पेरेंट्स सिखाते हैं। इट इज इन द फैमिली दैट द बेसिक नोशंस ऑफ गॉड, मोरालिटी एंड साल्वेशन आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग चाइल्डहुड। अब देखो, अगर आप एक किसी भी रिलीजन को देख लो, आप हर एक रिलीजन का अपने गॉड है, ठीक है, कि कोई ईश्वर नाम से जानता है, कोई अल्लाह नाम से जानता है, कोई गुरुद्वारे में जाके पूजा करता है ना, तो ऐसे डिफरेंट नेम से हम हमारे गॉड को जानते हैं। तो आपको आपके रिलीजन के बारे में आपकी फैमिली सिखाती है। जैसे आपको सिखाया, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको सिखाया जाता है कि देखो ये भगवान है, इनके हाथ जोड़ो, ठीक है, फिर वो जैसे सिर्फ नॉर्मल हाथ जोड़ लेता तो फिर उसको सिखाया नहीं ऐसे झुक के पैर पड़ो, ठीक है, फिर प्रसाद है तो उसको ऐसे जय करके खाओ, ऐसे सिखाई जाती है ना, ये छोटे बच्चों को ये चीजें सिखाई जाती हैं, है ना। फिर आपको कैसे प्रेयर करनी है, आपको खाना खाने के पहले उस खाने की प्रेयर करनी है ना, कि गॉड ने आपको खाना दिया है तो आप उसके लिए प्रेयर करो। फिर क्या चीज़ गलत है वो चीज़ सिखाई जाती है, क्या चीज़ सही है ये चीज़ सिखाई जाती है। जैसे बड़े हैं ना, तो बड़ों को मारना नहीं है, या बड़ों के ऊपर हाथ नहीं उठाना है, बड़ों से गलत तरीके से बात नहीं करनी, ये सारी चीज़ें। एंड हमारा कैसा रिलीजन है, हमारा कैसा कल्चर है, हम स्पेशल डेज को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कोई त्यौहार आ जाता है तो उस त्यौहार के बारे में बच्चे को सिखाया जाता है कि देखो इस दिन ऐसा हुआ था, ये हुआ था, इसलिए आज हम इसको मना रहे हैं। यानी कि फैमिली रिलीजियस फंक्शंस को भी परफॉर्म करती है, वो आपको सिखाती है कि आपका रिलीजन क्या है। तो एक ये बेसिक काम भी होता है फैमिली का। देन एजुकेशनल फंक्शंस, एक जो छोटा बच्चा होता है ना, वो सारी चीजें मतलब मैं आपसे कहूँ ABCD, आ से अनार, आ से आम, और 1 2 3 4, ये सारी चीजें वो स्कूल जाने के पहले अपने घर में ही सीख लेता है। और अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आपको ढेर सारी वोकेशनल एजुकेशन मिलेगी अपने ही घर के अंदर। यानी कि एक छोटा सा बच्चा, उसको उसके स्कूल जाने के पहले ही तैयार कर दिया जाता है। तो यानी कि एजुकेशनल फंक्शन भी जो है फैमिली परफॉर्म करती है, और एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। देखिए, चाइल्ड लर्न्स द फर्स्ट लेटर अंडर द गाइडेंस ऑफ इट्स पेरेंट्स। जो बच्चा होता है वो पहला लेटर जो भी सीखता है पढ़ाई के लिए, जो भी तैयारी करता है, वो अपने पेरेंट्स से सीखता है। तो ऐसे ही एजुकेशनल फंक्शंस भी सोसाइटी फैमिली परफॉर्म करती है। मैं बार बार सोसाइटी बोल रही हूँ, इतना ज़्यादा सोसाइटी को अपन पढ़ चुके हैं, तो ठीक है, फैमिली भी जो है एजुकेशनल फंक्शंस को परफॉर्म करती है। अब आज की ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में क्या होता है, जनरली हम बच्चे को प्ले स्कूल में भेज देते हैं, या हम उसको कॉलेज वगैरह ये सारी जगहों पर भेजते हैं। लेकिन
जो प्राइमरी जो एजुकेशन होती है वो कहीं ना कहीं फैमिली ही प्रोवाइड कर रही होती है। क्लियर है? देन नेक्स्ट इज सोशल फंक्शंस। द फैमिली इज एन इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की इम्पॉर्टेंट यूनिट है फैमिली, ये मैंने आपको बताया था, प्राइमरी यूनिट है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है, नेचुरल सोशल इंस्टीट्यूशन है। Now it imparts learning to the individual in those subjects that can make him become an ideal member of society। अब देखिए, आपको सोसाइटी के हिसाब से रहना है, आपको सोसाइटी का आइडियल मेंबर बनना है। देखिए, अपन ने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, सोशल कंट्रोल पढ़ा था अपन ने, कि सोशल कंट्रोल क्यों किया जाता है, कि आप सोसाइटी में किस तरीके से आप फंक्शन करोगे, वो एक सोशल कंट्रोल था। एक चीज अपन ने ये भी पढ़ी थी कि कैसे डिफरेंट मीन्स के थ्रू हमारे बिहेवियर को रेगुलेट किया जाता है ना। अब ये सारी चीजें क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको सोसाइटी का एक आइडियल मेंबर बनाना है। जैसे एक छोटे बच्चे को सिखाया जाता है कि ज्यादा जोर से बात मत करो, चिल्ला के मत बोलो दूसरों के सामने, है ना, धीरे से बात करो, अच्छे से बात करो। या फिर कोई बड़ा भी होता है तो उसको बोला जाता है कि अगर बाहर जा रहे हो तो थोड़ा इस हिसाब से रहना, इससे ऐसे बात करना, इसको ये बोलना। यानी कि सारी चीजें सिखाई जाती हैं। क्यों सिखाई जा रही हैं? क्योंकि आपको बताया जा रहा है कि आपको एक समाज के अंदर कैसे रहना है, और इस समाज के अंदर कैसे रहना है, इस चीज की जो प्राइमरी एजुकेशन होती है ये आपको फैमिली के अंदर ही मिलती है। इट इज ऑल्सो एन एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल। हमने देखा है कैसे फैमिली भी हमारे ऊपर सोशल कंट्रोल करती है ना, कि आप ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसे मत बैठो, समाज में जाओगे तो कोई क्या कहेगा, बाहर जा रहे हो पड़ोस की आंटी क्या सोचेंगी। तो ये सारे मीन्स ही होती हैं, सारी चीजें होती हैं सोशल कंट्रोल के अंदर। तो ये चीजें आपको फैमिली के अंदर सिखाई जाती हैं, यानी कि आप कैसे सोसाइटी में रहोगे, कैसे आपको सोसाइटी के अंदर फंक्शन करना है, अपने रोल को प्ले करना है, ये सारी चीजें आपको कौन सिखाता है? फैमिली सिखाती है। तो यानी कि फैमिली सोशल फंक्शंस को भी परफॉर्म करती है। अभी तक अपन ने क्या देख लिया? रिक्रिएशनल फंक्शंस, जो बहुत एसेंशियल फंक्शन है, एजुकेशन हमने देखा, सोशल फंक्शंस हमने देखे, रिलीजियस फंक्शंस हमने देखे, और इकोनॉमिक फंक्शंस भी हमने देखे, है ना, कैसे इकोनॉमिक फंक्शंस भी फैमिली परफॉर्म करती है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल फंक्शंस। देखो, द फैमिली ऑल्सो सेटिस्फाइज द साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स ऑफ इट्स मेंबर्स। जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं उनकी थोड़ी इमोशनल नीड्स होती है। हमने देखा था ना कि हम सभी हमारी फैमिली से इमोशनली अटैच्ड होते हैं, ठीक है। जैसे फैमिली में कोई चीज़, जैसे बच्चों के साथ में ये चीज़ बहुत जनरली होती है कि फैमिली में ज़रा सा किसी ने तेज आवाज़ में बोल दिया तो वो बेचारे रोने लग जाते हैं ना, बहुत बुरा लग जाता है। भले किसी ने कुछ नहीं भी बोला तो भी हमको ऐसा लगता है अरे हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। क्यों होती है ये चीज़ें? क्योंकि आप अपनी फैमिली से बहुत इमोशनली अटैच्ड हो। आप मतलब फैमिली के बाहर आप कोई चीज़ सोच ही नहीं पाते हो, वो लोग आपके लिए आपके सब कुछ होते हैं, है ना। तो फैमिली क्या होती है? आपको इमोशनली अटैच्ड करके रखती है। सभी मेंबर्स जो होते हैं फैमिली के वो एक दूसरे से साइकोलॉजिकली इमोशनली अटैच्ड होते हैं। हमने देखा ना कैसे लोग अपने परिवार के लिए मतलब मर मिटने को तैयार होते हैं, बिल्कुल हम उनके लिए जान भी दे देंगे, हम सारी चीज़ें कर लेंगे। ये होती है फैमिली की साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स। और इसको कौन सेटिस्फाई करता है? फैमिली। मतलब ये फैमिली मेंबर्स की होती है, इसे कौन सेटिस्फाई करता है? फैमिली। द मेंबर्स गेट लव, सिंपैथी एंड इमोशनल सपोर्ट इन द फैमिली। जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं उनको फैमिली के अंदर लव प्रोवाइड, मतलब उनको प्यार मिलता है, सिंपैथी मिलती है, वो बहुत सब साथ में रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। ये चीज़ अपन ने देखी है ना, हम सभी परिवार के लोग हैं तो हम ये चीज़ जानते हैं। अगर हम परिवार से दूर भी रहते हैं तो भी एक इमोशनल अटैचमेंट हमारा उनके साथ में होता ही है, एक सपोर्ट जो है वो हमारे लिए हमेशा प्रोवाइड करते हैं। तो यानी कि फैमिली साइकोलॉजिकल फंक्शंस भी परफॉर्म करती है। ये भी क्लियर है? तो हमने देखा कि कैसे डिफरेंट फंक्शंस फैमिली परफॉर्म करती है। रिक्रिएशनल फंक्शन करती है जिससे कि फैमिली एग्जिस्टेंस में आती है। देन इकोनॉमिक फंक्शन जिससे फैमिली रन होती है। अगर इकोनॉमिक फंक्शंस नहीं करेगी तो फैमिली रन नहीं होगी। एजुकेशनल फंक्शंस, रिलीजियस फंक्शंस, सोशल फंक्शंस, आपको सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसी एजुकेशन आपको मिलेगी, हमारा रिलीजन क्या है उसके बारे में भी हमको फैमिली सिखाती है। हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा कौन करती है? फैमिली करती है। तो ये डिफरेंट फंक्शंस होते हैं फैमिली के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। देन एक और चीज देख लेते हैं,
फैमिली इज लिंक्ड टू अदर सोशल स्फीयर्स। अब ये चीज तो हमने देखी थी कि फैमिली जो है बाकी अदर स्फीयर से कैसे लिंक्ड अप होती है ना। अगर आप जनरली देखो अपनी एवरीडे लाइफ में, तो क्या आपकी डेली लाइफ में आप अभी 2 सेकंड के लिए सोच लो, क्या आपको हर समय पॉलिटिक्स अफेक्ट करती है? क्या आपको हर समय इकोनॉमिक्स अफेक्ट करती है? डायरेक्टली तो हमको नहीं करती है ना, डायरेक्टली तो हमको नहीं अफेक्ट करती। डायरेक्टली तो हम फैमिली में जस्ट हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स है, हमारी इमोशनल नीड है, तो इसलिए हम फैमिली में रहते हैं। तो जनरली एवरीडे लाइफ में तो फैमिली डिस्टिंक्ट है और सेपरेट है अदर स्फीयर्स से। बाकी जो अदर स्फीयर्स हैं, पॉलिटिक्स है, रिलीजन है आपका, और उसके बाद में आपकी एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें इनसे तो डायरेक्टली लिंक्ड अप नहीं होती है। हाउएवर, लेकिन जो फैमिली है उसका जो स्ट्रक्चर है, जो उसके रूल्स हैं, उसके रेगुलेशंस हैं, वो सोसाइटी से लिंक्ड अप होते हैं, है ना। ऑब्वियसली चीज़ें, समाज में रह रहे, समाज में फैमिली का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो लिंक्ड अप हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं है ना। हमारी डेली लाइफ में हमको ये जो बाकी स्फीयर्स हैं ये अफेक्ट नहीं करती, लेकिन समाज में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो फिर भी हमको इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है। डायरेक्टली नहीं करती लेकिन इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। हम बाकी अदर स्फीयर से भी लिंक्ड अप हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द पोस्ट यूनिफिकेशन पीरियड इन द 1990s, देखिए क्या हुआ था। हिस्ट्री आपने पढ़ी है ना। हिस्ट्री में अपन ने देखा था कि जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था ना। जर्मनी जो है वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो जर्मनी थी वो ईस्ट और वेस्ट जर्मनी में डिवाइड हो चुकी थी। जर्मनी जो थी वो ईस्ट और वेस्ट जर्मनी, ये थोड़ा सा मैंने उल्टा बना दिया, ऐसा समझ लेना आप डायग्राम, ठीक है। तो ये ईस्ट और वेस्ट जर्मनी में डिवाइड हो चुकी थी, लेकिन फिर 1990s के टाइम पे इसका क्या हुआ, यूनिफिकेशन हो गया। तो ये पूरी जर्मनी एक साथ हो गई, यूनिफाइड हो गई। अब क्या हुआ, जब जर्मनी यूनिफाइड हुई तो देखा गया कि सोसाइटी में जो मैरिज है वो बहुत कम हो गई। लोगों ने शादियां करना बंद कर दी। अब आप सोचो कि मैरिज ना करने का कारण क्या था, क्यों जर्मनी के लोग शादी नहीं कर रहे थे? सोचो थोड़ा सा, क्या आपको लगता है क्या इसका रीजन हो सकता है? देखिए क्या हो रहा था जर्मनी में, जब जर्मनी यूनिफाइड हो गई, एक न्यू गवर्नमेंट आई, एक न्यू स्टेट वापस से जो है पूरा स्टेट एक साथ हो गया, नई गवर्नमेंट थी। तो स्टेट ने क्या करा, स्टेट ने जो भी वेलफेयर पॉलिसीज थी, जो भी समाज के लोगों के लिए वेलफेयर पॉलिसीज थी, उनके कल्याणकारी जो भी नीतियां थी, जो भी प्रोटेक्शन वगैरह दिया जाता था सोसाइटी के अंदर, वो सब सरकार ने वापस ले लिया। सरकार ने कहा ना हम आपको कोई वेलफेयर देंगे, ना हम आपको कोई प्रोटेक्शन देंगे, आप अपना अपने हिसाब से देखो। जब ये चीज हुई तो लोग अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी को लेके परेशान हो गए। लोग अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी को लेके परेशान हो गए। अब इकोनॉमिक सिक्योरिटी क्या होती है, मैंने आपको अभी क्या बताया, इकोनॉमिक फंक्शंस क्या होते हैं कि आप कैसे फैमिली वर्क करेगी, है ना, फैमिली कैसे अपना फंक्शन आगे परफॉर्म करेगी, वो इकोनॉमिक फंक्शंस भी जरूरी होते हैं फैमिली के लिए। तो अब क्या हुआ, सरकार ने जब सारी वेलफेयर स्कीम्स हटा ली तो लोगों को लगा कि यार अब हम कैसे अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे, अब हम कैसे अच्छे से ज़्यादा, देखो जब वेलफेयर मिलता है, जब हमको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलता है, वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, तो बहुत एक तरीके का सपोर्ट होता है हमको, है ना, गवर्नमेंट से एक तरीके का सपोर्ट होता है हमको। अब अगर गवर्नमेंट सारा सपोर्ट आपसे ले ले और बोले कि आप जाओ अकेले, आपको जैसे जो करना आप करते रहो, तो एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी का क्वेश्चन आ जाता है ना, कि अब हम कैसे अपनी नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें दिक्कत करने लगी जर्मनी के लोगों को, है ना, उनको इस चीज़ों में प्रॉब्लम आने लगी। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा एक काम करो, शादी मत करो, शादी नहीं होगी, फैमिली नहीं होगी, तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी का कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे मान लो मैं हूँ, ठीक है, आज मेरे पास में मान लो सोर्स ऑफ अर्निंग है, गवर्नमेंट भी मुझे सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट डायरेक्टली किसी को सपोर्ट नहीं करती, इनडायरेक्टली वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू मुझे सपोर्ट करती है। तो मुझे ऐसा लगता है ठीक है, मेरे पास में सपोर्ट है, मैं आगे अपनी फैमिली के बारे में सोचूंगी कि हाँ मैं भैया मैरिज कर लेती हूँ, अपनी फैमिली के बारे में सोचूंगी। लेकिन अब जस्ट सपोज मेरे पास में ना कोई अच्छी खासी सोर्स ऑफ इनकम है, मतलब इतना है कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच सकती हूँ, तो मैंने आज सोचना छोड़ दिया। मैंने कहा अब छोड़ो, ना मैरिज ना फैमिली कुछ नहीं, मैं अपना अपने हिसाब से देखूंगी। ऐसा ही उस टाइम पे जर्मनी के लोगों ने सोच लिया। तो क्या हुआ, शादियां होना बंद हो गई। शादियां होना जब कम हुई तो
ऑब्वियसली प्रोगेनी का सिस्टम नहीं हो पाया, रिप्रोडक्शन सिस्टम नहीं हो पाया, सोसाइटी आगे वर्क नहीं कर पाई। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या चीज हो रही है कि एक स्टेट जो सोशल इंस्टीट्यूशन है वो आपकी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करता है। एक सोशल इंस्टीट्यूशन आपकी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करता है। ये क्लियर है आपको कि कैसे सोसाइटी और फैमिली एक दूसरे से लिंक्ड अप है। ठीक है, कैसे सोसाइटी और फैमिली एक दूसरे से लिंक्ड अप है। हम डायरेक्टली भले उनसे कनेक्टेड नहीं है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, स्टेट, इनसे हम भले ही डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, पर इनडायरेक्टली ये सारी चीजें हमें हमारे पर्सनल स्फीयर में अफेक्ट करती हैं। क्लियर है यहां तक? Thus family and kinship are subject to change and ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू मैक्रो इकोनॉमिक प्रोसेसेस, यानी कि इसीलिए इन्हीं कारणों की वजह से जो फैमिली होती है और जो किनशिप होती है, किनशिप यानी हमारे ब्लड रिलेशंस या हम किसी के साथ में रिलेशनशिप में, किनशिप अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे, है ना। तो कैसे ये फैमिली चेंज होती है मैक्रो इकोनॉमिक प्रोसेसेस की वजह से। मैक्रो यानी क्या, बड़े लेवल पे कोई चीज होती है, हमने देखा था। मैक्रो यानी आप स्टेट वगैरह का एग्जांपल देख सकते हो, माइक्रो यानी आप फैमिली वगैरह का एग्जांपल ले सकते हो। तो कैसे सरकार की नीतियों द्वारा, कैसे सरकार मतलब एक स्टेट में क्या इकोनॉमिक प्रोसेसेस चल रहे हैं, क्या पॉलिटिक्स चल रही है, इन सारी चीजों से फैमिली अफेक्ट होती है और फैमिली चेंज भी होती है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होता है। क्लियर है यहां तक? तो ये चीज बताना चाह रहे हैं कि कैसे डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस फैमिली को भी अफेक्ट करते हैं, और इसीलिए फैमिली भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर ही आती है। बट द डायरेक्शंस ऑफ चेंज आर नॉट सिमिलर फॉर ऑल कंट्रीज एंड रीजन्स। तो हमने ये देखा कि चेंज होता है फैमिली में और चेंज कंटिन्यूटी बनी रहती है, लेकिन जो चेंज हो रहा है वो हर एक सोसाइटी में एक जैसा नहीं होता। हर एक सोसाइटी में, हर एक रीजन में, हर एक कंट्री में एक जैसा नहीं होता, अलग अलग चेंज होता है। क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जेंडर्ड फैमिली। फैमिली क्या होती है ये हमने समझा, फैमिली के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फैमिली कितने टाइप्स की होती है ये भी हमने समझा, फैमिली के क्या फंक्शंस होते हैं और कैसे फैमिली बाकी अदर स्फीयर्स ऑफ सोसाइटी से कनेक्टेड होती है, लिंक्ड अप होती है। एक एग्जांपल के थ्रू हमने समझा जर्मन यूनिफिकेशन के। ठीक है, अब एक इसका एग्जांपल आप ये भी देख सकते हो कि जैसे चाइना में अभी उन्होंने क्या कर दिया है, वापस से 2 चाइल्ड पॉलिसी कर दी है ना। पहले चाइना में क्या था, पहले चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, अब क्या कर दिया, वापस से 2 चाइल्ड पॉलिसी करने का वो सोच रहे हैं। तो वहां की यूथ क्या चीज कह रही है? अब देखो यूथ क्या चीज कह रही है, यूथ एक पर्सनल स्फीयर है, लेकिन जो चाइना का स्टेट है ना, जो चाइना है वो ये चीज कह रहा है कि आप 2 चिल्ड्रन पॉलिसी वापस से हम कर सकते हैं, 2 चाइल्ड पॉलिसी हम कर सकते हैं। तो यूथ ये चीज कह रही है कि अभी हमको हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी चाहिए, हमको अभी हमारी लाइफ के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, अभी हमको हमारी पूरी लाइफ पड़ी है, हम हमारे फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, ना कि हम बच्चे पैदा करेंगे। ठीक है, तो ये चीज क्या सोच रही है, यूथ सोच रही है। तो कैसे एक यूथ की लाइफ स्टेट की पॉलिसी से अफेक्ट हो रही है, कैसे आपकी पर्सनल लाइफ पब्लिक लाइफ में कनेक्ट हो रही है, कैसे आपकी फैमिली का स्फीयर स्टेट के बाकी अदर इंस्टीट्यूशन से अफेक्ट हो रहा है। तो यानी कि हमारी जो फैमिली है वो बाकी अदर स्फीयर ऑफ लाइफ से भी लिंक्ड अप होती है, डायरेक्टली भले ही ना हो पर इनडायरेक्टली होती है। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट जेंडर्ड फैमिली। तो जेंडर्ड फैमिली में क्या होता है, देखो इन आवर सोसाइटी मेनी पीपल बिलीव दैट द मेल चाइल्ड विल सपोर्ट द पेरेंट्स इन ओल्ड एज एंड द फीमेल चाइल्ड विल लीव आफ्टर मैरिज। जनरली अगर हम हमारी सोसाइटी में देखें तो क्या चीज होती है, जो मेल होते हैं, ठीक है, जो घर के लड़के होते हैं, ये समझा जाता है कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा होंगे, क्योंकि जो लड़कियां होती हैं वो तो घर छोड़ के अपने ससुराल चली जाएंगी, ये टेंडेंसी होती है, ये हमने देखा ये चीज होती है। Therefore families invest more in male child, इसीलिए फैमिलीज क्या करती हैं, ज्यादा से ज्यादा मेल चाइल्ड पर इन्वेस्ट करती हैं, उसको पढ़ाएंगी, उसको लिखाएंगी, उसकी नौकरी के बारे में सोचेंगे, सब कुछ उसके बारे में सब कुछ सोचा जाता है कि भाई लड़का है इसको पढ़ाओ, इसकी एजुकेशन पूरी कराओ। अब लड़की को क्यों पढ़ाना, वो तो दूसरे घर जाएगी, उसके लिए दूसरे घर वाले सोचे, ऐसा टेंडेंसी है। ठीक है, ऐसा सोचा जाता है फैमिलीज में। हालांकि आज मॉडर्न सोसाइटी इसका जो एक सिनेरियो है वो पूरी तरीके से अलग है, लेकिन ये चीजें अभी भी एग्जिस्ट करती हैं कि लोग मेल चाइल्ड के ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो उनके बुढ़ापे का सहारा होगा, वो उनकी ओल्ड एज में उनकी हेल्प करेगा, उनको
सपोर्ट करेगा, और जो लड़की होगी वो तो दूसरे घर चली जाएगी, तो उसको दूसरे घर के देखें, ऐसा सोचा जाता है। तो ये इस तरीके से फैमिली में जेंडर एक सिस्टम जो है प्रिवलेंट होता है, ठीक है। इस तरीके से फैमिली में जो जेंडर एक सिस्टम है वो प्रिवलेंट है डिस्पाइट द बायोलॉजिकल फैक्ट। देखिए जेंडर और सेक्स दोनों में डिफरेंस होता है, जेंडर में और सेक्स में दोनों में डिफरेंस होता है। सेक्स यानी कि आपकी एक बायोलॉजिकल चीज पे बात हो रही है ना, कि आप लड़के हो या आप एक लड़की हो, ये होते हैं बायोलॉजिकल फैक्ट, ठीक है। जेंडर जब सोसाइटी आपको स्टीरियोटाइप कर देती है, रोल स्टीरियोटाइपिंग में अपन ने पढ़ा था ना, वहां जेंडर वाली बात आ जाती है, ठीक है। सोसाइटी में, समाज में जब जेंडर वाली चीजें कि भैया लड़का है तो उसके लिए ये चीजें होंगी, लड़की है तो इसके लिए ये चीज होगी, अपन ने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था। ये एक चीज होती है जेंडर, और सेक्स होता है आपका बायोलॉजिकल फैक्ट। तो बायोलॉजिकल फैक्ट क्या कहता है? बायोलॉजिकल फैक्ट ये चीज कहता है कि जो फीमेल बेबी होती है उसके बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल होते हैं देन द मेल बेबी, यानी कि जो लड़कियां होती हैं, जब न्यू बॉर्न बेबी होती हैं लड़कियां, तो उनके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होते हैं। जब एक बेबी बॉर्न होता है तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि भैया सर्वाइव कर पाएगा, अगर कोई दिक्कत है तो हेल्दी बेबी बॉर्न नहीं हुआ है। तो जो गर्ल बेबी होती है, जो फीमेल बेबी होती है, उसके सर्वाइवल के, उसके जीने के चांसेस ज्यादा होते हैं देन मेल बेबी, यानी कि लड़कियां ज्यादा सर्वाइव कर पाती हैं देन मेल बेबी। लेकिन उसके बावजूद भी बायोलॉजिकल फैक्ट को नजरअंदाज करके सोसाइटी जेंडर पे फोकस करती है ना, और ये चीज फैमिलीज के अंदर भी होती है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी कि कैसे फैमिली में जेंडर सिस्टम होता है, फैमिली कैसे फंक्शन करती है, और कैसे फैमिली बाकी अदर स्फीयर से कनेक्टेड होती है। अब ये देखो फैमिली कैसे एक सोशल इंस्टीट्यूशन का रोल निभा रही है, ये चीज भी अपन ने देखी कैसे निभा रही है। सबसे पहले तो फैमिली सोसाइटी को रन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एक चीज है। देखो फैमिली जो है सोसाइटी के फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर फैमिली नहीं होगी तो सोसाइटी आगे क्या ही फंक्शन करेगी, यहाँ की सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो सोसाइटी के एग्जिस्टेंस के लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली चीज तो ये। अब जब फैमिली एग्जिस्ट कर ही चुकी है, अब जब फैमिली बन चुकी है, तो फैमिली में क्या होता है? चाइल्ड रियरिंग, बच्चे होते हैं और बच्चों की देखभाल की जाती है, और बच्चों को सिखाया जाता है कि आपको सोसाइटी में कैसे रहना है, आपके जो भी कल्चर है, आपका जो भी रिलीजन है, आपको एजुकेशन, ये सारी चीजें बच्चे को सिखाई जाती हैं फैमिली के अंदर। ऐसे फैमिली क्या होती है? ग्रो अप होती है, एक फैमिली आगे बढ़ती है। अब ये जो फैमिली है ये बाकी अदर स्फीयर्स ऑफ सोसाइटी से भी लिंक्ड अप होती है, जैसे आपका इकोनॉमिक्स हो गया, आपका पॉलिटिक्स हो गया, इन सभी से भी क्या है? लिंक्ड अप है। कौन? फैमिली। ये चीज भी अपन ने देखी है, देखिए ना, ये चीज भी अपन ने की फैमिली जो है वो लिंक्ड अप होती है बाकी अदर स्फीयर से। और फैमिली के अंदर जेंडर सिस्टम भी होता है, फैमिली के अंदर जेंडर सिस्टम भी होता है, यानी कि फैमिली आपको पूरी तरीके से तैयार करती है कि आपको समाज के अंदर कैसे रहना है। और समाज में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि फैमिली के अंदर भी सोशल कंट्रोल किया जाता है, आपके बिहेवियर को रेगुलेट किया जाता है, आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है फैमिली के अंदर। इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल के मीन्स के अंदर फैमिली भी आती है। क्लियर है? तो ये पूरा फैमिली का एक सोशल इंस्टीट्यूशन था। प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन होता है फैमिली, नेचुरल इंस्टीट्यूशन है फैमिली, ठीक है। और फैमिली के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शन, सारा कुछ है अपन ने डिस्कस कर लिया है। नाउ आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी अबाउट फैमिली एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट वीडियो से हम मैरिज एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करेंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज सलोनी पांडे। आज के इस वीडियो में हम मैरिज एज एन सोशल इंस्टीट्यूशंस पढ़ने वाले हैं। हम चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सोशल इंस्टीट्यूशंस को समझ लिया था। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फैमिली एज एन सोशल इंस्टीट्यूशंस देख लिया था। आज के इस वीडियो से हम मैरिज एज एन सोशल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। अब अगर मैं आपसे इन जनरल पूछूं कि मैरिज क्या होती है, जस्ट भूल जाइए, 2 मिनट के लिए सारी चीजें भूल जाइए। आपसे कोई भी ऐसे ही पूछ लेता है कि बताओ मैरिज क्या होती है,
तो आप कहेंगे मैम मैरिज मतलब क्या, मतलब शादी हो जाती है, दो लोगों की शादी हो जाती है, वो लोग आपस में रहने लग जाते हैं, बढ़िया ढेर सारे फंक्शंस होते हैं, वही तो होती है शादी ब्याह, और क्या होता है, यही होता है। अब हम शादी को क्यों पढ़ रहे हैं, अगर आप इन जनरल आप किसी मैरिड कपल से भी पूछेंगे, मतलब ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैंने भी किसी से पूछा कि भैया शादी कैसे है क्या है, तो वो लोग बोलते हैं शादी को आप एक ऐसे समझ सकते हो कि एक लड्डू है, जिसे कोई खा रहा है तो वो भी पछताएगा और कोई नहीं खाएगा तो वो भी पछताएगा। और मुझे जो शादी के बारे में रिव्यूज मिले हैं कि ये बड़ी ही चैलेंजिंग होती है और जो है शादी मतलब बर्बादी होती है, कुछ लोग कहते हैं, कोई कहता है कि नहीं एक सपोर्ट सिस्टम होता है। तो ये शादी क्या है, अब क्योंकि यहाँ हम शादी के एक्सपीरियंसेस तो डिस्कस नहीं करने वाले हैं, पर शादी मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन कैसे है, विवाह या ब्याह जो भी आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन कैसे है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। So marriage is an institution which admits men and women into family life. मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसी संस्था है जो एक मैन और एक वुमेन को फैमिली लाइफ में लेके आता है। अब अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि मैम आज का तो टाइम बदल चुका है, मॉडर्न हो चुके हैं हम लोग जो हैं, अब हम वो ट्रेडिशनल सोसाइटीज में तो नहीं रह रहे हैं और यहाँ पे केवल शादी मैन और वुमेन के बीच में तो नहीं होती है, आजकल हम डिफरेंट कम्युनिटीज की बात करते हैं, तो यहाँ पर मैं सिर्फ मैन और वुमेन की बात क्यों कर रही हूँ, मैं सिर्फ यही बात क्यों कर रही हूँ कि मैन एंड वुमेन को लेके आया जा रहा है, और क्योंकि हम एक सामाजिक स्तर पर बात कर रहे हैं, तो मैरिज से कैसे हम फैमिली लाइफ तक पहुंचते हैं, इस चीज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। मैरिज को एज एन सोशल इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं। तो अब जो है आप अपनी पढ़ाई में वापस से आ जाइए और बाहर के शादी ब्याह को सब कुछ भूल जाइए। तो ये शादी जो है, मैरिज जो है सोशल इंस्टीट्यूशन कैसे है, तो देखिए मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो मेन और वुमेन को फैमिली लाइफ में लेके आता है। और डिटेल में अगर समझे तो अकॉर्डिंग टू नर्नबर्ग, मैरिज कंसिस्ट ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस। मैरिज में, शादी में कुछ नियम कायदे कानून होते हैं। कानून मतलब ये नहीं आपका लॉ सारी चीजें, लेकिन कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं जिनसे मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन वर्क करता है, विच डिफाइन द राइट्स, ड्यूटीज एंड प्रिविलेजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। जिन लोगों की शादी होती है तो लड़की के लिए उसका जो लड़का होता है मतलब वो हस्बैंड होता है, जो लड़की होती है वो वाइफ होती है। तो हस्बैंड और वाइफ इन दोनों की क्या ड्यूटीज हैं, क्या राइट्स हैं और क्या प्रिविलेजेस हैं, क्या इनके पास में अधिकार हैं, क्या इनके खुद के कर्तव्य हैं, क्या इनके पास में प्रिविलेजेस हैं, ये सारी चीजें डिफाइन करती है मैरिज। और मैरिज के अंदर खुद कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन हम पढ़ रहे हैं, हमने देखा था कि इंस्टीट्यूशन यानी जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू वर्क करता है। सोशल इंस्टीट्यूशन यानी कि कुछ ऐसी सामाजिक संस्थाएं जो समाज में काम कर रही हैं, लेकिन वो काम कैसे कर रही हैं, वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू वर्क कर रही हैं। तो यानी मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, कुछ नियम कायदे कानून होंगे जिसके तहत मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन वर्क कर रहा है। और मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें हस्बैंड और वाइफ को उनके राइट्स, ड्यूटीज एंड प्रिविलेजेस बताए जाते हैं। इन दोनों डेफिनेशन से आपको क्लियर हुआ होगा कि मैरिज होती क्या है। मैरिज को हिंदी में मत बता देना बस शादी होती। शादी क्या होती, होता क्या है मैरिज? तो मैरिज जिसमें एक मैन एंड वुमेन फैमिली लाइफ में आते हैं, एडमिट होते हैं। क्लियर है? अब मैरिज से फैमिली लाइफ में कैसे आते हैं, तो देखिए जब दो इंडिविजुअल साथ में उनकी शादी होती है, मैंने बड़ी अच्छी अच्छी पिक्चर्स ढूंढ के आपके लिए शादी की पिक्चर्स यहाँ पे लगाई हुई हैं, पर पिक्चर्स में ज्यादा नहीं खोना है, अपन को मैरिज को समझना है। तो देखिए जब एक दो इंडिविजुअल साथ में होते हैं, उनकी शादी होती है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू वो बंध जाते हैं ना, बॉन्ड हो जाता है। देखो 7-7 जन्मों का जो है जीवन साथी हो जाते हैं और बिल्कुल बंधन हो जाता है, जो भी चीजें होती हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, इनके तहत जब एक मैन और वुमेन आपस में बंध जाते हैं, तो हमने देखा था कि क्या होता है, मेटिंग रिलेशनशिप होती है। ठीक है,
मेटिंग रिलेशनशिप होती है, या फिर फैमिली एक लीगल सेक्सुअल यूनियन है जिसके तहत रिप्रोडक्शन एक्टिविटी होती है। जब रिप्रोडक्शन एक्टिविटी होती है, मैन है, वुमेन है, हस्बैंड वाइफ है, उनके चिल्ड्रन होते हैं, तो क्या बन जाती है? फैमिली बन जाती है। और एक फैमिली भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, तो मैरिज फैमिली को बनाता है। तो इसीलिए मैरिज और फैमिली दोनों एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। आपकी बुक में आप देखेंगे तो आपको दिया हुआ है फैमिली, मैरिज एंड किनशिप। वहां पर तो आपको शॉर्ट में दिया, यहाँ पर हम सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले तो मैरिज, फैमिली और किनशिप तीनों एक दूसरे से लिंक्ड अप कैसे हैं। तो फैमिली को हम पढ़ चुके हैं, किनशिप हम पढ़ने वाले हैं, और ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे हैं और कैसे ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन का रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, ये अपन को समझना है। अभी पिक्चर क्लियर हो गई ना, क्या क्या पढ़ने वाले हैं आगे, तो अपन पूरा मैरिज को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। नाउ द मैरिज बॉन्ड कनेक्ट्स टुगेदर अ वाइडर रेंज ऑफ पीपल। अब अगर आप इन जनरल देखो तो मैरिज तो दो लोगों के बीच में होती है। अब सोसाइटी में तो बहुत सारे ऐसे दो लोग जो हैं वो शादी कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो भैया उनका पर्सनल लाइफ है, ये तो उनकी पर्सनल लाइफ है ना, कि दो लोग शादी कर रहे हैं। पर शादी कहाँ हो रही है? समाज में हो रही है ना। हर एक समाज में देखो, हर एक सोसाइटी में शादियां होती हैं, मैरिज होती हैं। कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है जहाँ पे मैरिजेस नहीं होती। कोई भी कम्युनिटी, कोई भी सोसाइटी, कोई भी क्लेन, कोई भी कंट्री, कोई भी नेशन, वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड वाइड शादियां होती हैं, मैरिजेस होती हैं, दो लोगों के बीच में होती है। अब ये केवल दो लोगों के बीच में शादी नहीं होती। आपने सुना होगा कि शादी सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं होती, शादी बल्कि दो परिवारों के बीच में होती है। सुना है ना, ये जनरली कहा जाता है घरों में, शादी सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं होती, शादी दो परिवारों के बीच में होती है। वो कैसे होती है? देखिए, तो शादी जो होती है, जो मैरिज होती है, वो वाइडर रेंज ऑफ पीपल को कनेक्ट करती है। कैसे? इंक्लूडिंग पेरेंट्स। जिन दो लोगों की शादी हो रही है उनके पेरेंट्स एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं। ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड अदर ब्लड रिलेटिव्स ऑफ स्पाउसेस बिकम रिलेटिव्स। यानी जिन दो लोगों की शादी हो रही है, उनके भाई, उनके मम्मी पापा, उनकी बहन, उनके सारे रिश्तेदार, उनके कजन, चाचा, बाबा, चाची, मामी, बुआ, सब एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, दोनों के, लड़के के भी लड़की के भी, सब एक दूसरे से मिलते हैं। यानी कि एक सोसाइटी का बहुत बड़ा ग्रुप आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहाँ हो रही हैं? पर्सनल स्फीयर में तो अब नहीं हो रही हैं। कहाँ हो रही हैं? समाज में हो रही हैं, सोसाइटी के अंदर हो रही हैं। तो मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो वाइडर रेंज ऑफ पीपल को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। यहाँ तक क्लियर है आपको कि शादी क्या होती है, मैरिज एक इंस्टीट्यूशन कैसे है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं क्या है। सो फॉर्म्स ऑफ मैरिज। अब मैरिज क्या होती है ये तो हमने समझ लिया, इन जनरल हम जानते भी हैं मैरिज कैसे होती है। आजकल बहुत लोगों की शादियां हो रही हैं। ठीक है, तो मैरिज क्या है? आजकल नहीं हो रही है, हमेशा से होती हुई आ रही है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि आजकल शादी हो रही है। तो अब मैरिज के कितने फॉर्म्स होते हैं? ठीक है, मैरिज के कितने फॉर्म्स होते हैं? अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो मैरिज हैज बीन फाउंड टू एग्जिस्ट इन अ वाइड वेराइटी ऑफ फॉर्म्स इन डिफरेंट सोसाइटी। डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर डिफरेंट सोसाइटीज में मैरिज होती है। हिस्टोरिकली अगर आप देखो तो आप शुरुआत से देखते हुए आ रहे हो, जो मैरिज है वो वाइड वेराइटी ऑफ फॉर्म्स में डिफरेंट सोसाइटीज में होती है। सोसाइटी को जब हम सोशियोलॉजी में स्टडी करते हैं तो हम हिस्टोरिकली देखते हैं, तो वैसे ही हम मैरिज को पूरा स्टार्टिंग से समझेंगे, कब से इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हुआ है। नाउ दिस फॉर्म कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन टू बेसिस। अब ये जो फॉर्म्स है मैरिज के, ठीक है, अब जो ये फॉर्म्स है मैरिज के, ये टू बेसिस पे इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। वो टू बेसिस कौन से हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स गवर्निंग हु कैन मैरी whom। सबसे पहले तो आप कितने लोगों से शादी कर सकते हो। ठीक है, अभी ऐसे बिल्कुल सोचना मत मैम कितने लोगों से क्या होता है। ठीक है, अपन पढ़ेंगे आगे इसको। तो सबसे पहले आप कितने पार्टनर्स आपके हो सकते हैं, एक तो ये, और दूसरा कुछ रूल्स होते हैं।
कुछ रूल्स होते हैं कि कौन किससे शादी कर सकता है। तो इन 2 बेसिस के ऊपर जो मैरिज है वो डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज में डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर होती है। अब वो कैसे होती है ये अपन यहाँ पर आगे समझ लेते हैं। ना देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर्स, अब कितने पार्टनर्स आपके हो सकते हैं उसके बेसिस पे मैरिज कैसे होती है अपन इसको समझते हैं। अकॉर्डिंग टू इट द मैरिज हैज कॉमनली 2 फॉर्म्स, मोनोगैमी एंड पॉलीगैमी। अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखो, नंबर ऑफ पार्टनर्स के अकॉर्डिंग देखो, तो मैरिज के 2 फॉर्म्स होते हैं, मोनोगैमी एंड पॉलीगैमी। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कहीं पे, 2 सेकंड के लिए इसको भूल जाओ, जब भी आप कहीं पे मोनो वर्ड देखो तो मोनो मतलब किसी एक पर्सन की बात हो रही है, मोनो मतलब किसी एक पर्सन की बात हो रही है, पॉलीगैमी मतलब 2 से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। बाय मतलब देखो, मोनो मतलब एक, बाय मतलब 2, पॉली मतलब ज्यादा लोगों की बात हो रही है, ठीक है। तो मोनोगैमी यानी एक की बात हो रही है, पॉलीगैमी यानी 2 से ज्यादा की बात हो रही है। तो अगर नंबर ऑफ पार्टनर्स के बेसिस पे आप देखोगे तो जो मैरिज है वो 2 फॉर्म्स में डिवाइडेड है, मोनोगैमी एंड पॉलीगैमी। अब ये मोनोगैमी और पॉलीगैमी क्या होता है ये अपन समझ लेते हैं। तो देखिए, मोनोगैमी जो है, इन मोनोगैमी a man can have only one wife and a woman can have only one husband। यानी कि एक मैन की एक ही वाइफ हो सकती है, एक वुमेन का एक ही हस्बैंड हो सकता है, ये होता है मोनोगैमी, है ना। मैंने आपसे बोला ना एक, मोनोगैमी मतलब एक, आप ऐसे इस तरीके से याद रख सकते हो। इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मैरिज, जनरली यही काइंड ऑफ मैरिज सब जगह होती है, हमने देखा है। नाउ इन मैनी सोसाइटीज पीपल आर परमिटेड टू मैरी अगेन, पर अब कुछ सोसाइटीज में ऐसा होता है कि आप दोबारा शादी कर सकते हो। अब लेकिन हम तो मोनोगैमी की बात कर रहे हैं, मोनोगैमी में तो आप एक ही इंडिविजुअल से शादी कर सकते हो, तो फिर कैसे? तो देखो क्या बोल रहे हैं, पीपल आर परमिटेड टू मैरी अगेन आफ्टर द डेथ ऑफ लाइफ पार्टनर और डाइवोर्स। यानी कि जस्ट सपोज आपके लाइफ पार्टनर की कुछ टाइम बाद डेथ हो जाती है एंड या फिर आपका उससे डाइवोर्स हो जाता है, तो फिर आप सेकंड मैरिज कर सकते हो। ऐसी मोनोगैमस मैरिजेस को क्या बोलते हैं? सीरियल मोनोगैमी। ऐसी शादियों को सीरियल मोनोगैमी कहा जाता है। क्लियर है? ये होता है मोनोगैमी। अब देखो, रीमैरिजेस ऑन डेथ ऑफ अ वाइफ हैव बीन अ यूजुअल नॉर्म फॉर मेन फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जनरली जैसे अगर हस्बैंड और वाइफ में से वाइफ की डेथ हो जाती है या वाइफ को कुछ भी मतलब कोई भी प्रॉब्लम थी, वाइफ की डेथ हो गई, तो हस्बैंड को अलाउड है कि वो सेकंड मैरिज कर सकता है। लेकिन जनरली वुमेन के केस में अगर ऐसा हो कि हस्बैंड की डेथ हो गई है तो जनरली हमारे यहाँ देखा जाता है कि वुमेन्स को अलाउड ज्यादातर नहीं किया जाता कि आप सेकंड मैरिज कर लो। ठीक है, ये चीज अपन ने सोसाइटी में नोटिस की है। तो फिर अब आपको समझ में आ रहा है कि कैसे मैरिज सोसाइटी से कनेक्टेड है। और देखिए आगे क्या है, बट दिस राइट ऑफ अपर कास्ट हिंदू विडोज वॉज डिनाइड। पर ये जो ऐसा एक मतलब उनने वो आपको प्रोवाइड कर दिया था ना, आपको एक परमिशन दे दी थी कि जो वुमेन्स हैं वो भी शादी कर सकती, परमिशन तो दी थी, है ना। जनरली होता था या नहीं होता था, लेकिन परमिशन तो थी ना आपके पास में कि आप शादी कर सकते हो। लेकिन जो अपर कास्ट के लोग होते थे, अपर कास्ट हिंदू विडोज, जो अपर कास्ट के लोग थे, हमने देखा था इंडिया में कास्ट सिस्टम प्रिविलेंट है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, डिफरेंट डिफरेंट क्लास कैटेगरीज के अकॉर्डिंग जो है, कास्ट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन है, ये हमने देखा था। तो वैसे ही जो अपर कास्ट के हिंदू थे, जो अपर कास्ट के हिंदू विडो थे, जिनकी वाइफ या हस्बैंड एक्सपायर हो चुके थे, स्पेशली जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो चुके थे, उनको रीमैरिज की परमिशन नहीं थी। एंड द कैंपेन फॉर विडो रीमैरिज वाज अ मेजर इशू इन 19th सेंचुरी रिफॉर्म मूवमेंट्स। और फिर 19th सेंचुरी में इंडिया में विडो रीमैरिज के लिए कैंपेन चलाई गई। ठीक है, कि जो है आप ये गलत बोल रहे हो कि मैन तो शादी कर सकता है अगर उसकी वाइफ एक्सपायर हो गई तो, लेकिन अगर हस्बैंड एक्सपायर हो गया तो आप उस लेडी को, उस वुमेन को, उस विडो को मना कर रहे हो कि नहीं आप शादी नहीं करोगे। तो इस चीज के लिए कैंपेन चलाई गई 19th सेंचुरी में। किस चीज के लिए? विडो रीमैरिज के लिए। क्लियर है ये?
ना टुडे इन मॉडर्न इंडिया, अब अगर आप मॉडर्न इंडिया की, ये तो देखो पहले की बात हो गई, 19th सेंचुरी की बात हो गई, अब अगर मॉडर्न इंडिया की बात करें हम हमारे यहाँ पे, क्योंकि ये चीजें हमारे यहाँ पास्ट में चल रही थी कि जो विडोज होती थी उनको शादी नहीं करने दी जाती थी, रीमैरिज नहीं करने दी जाती थी। सो टुडे इन मॉडर्न इंडिया 10% ऑफ ऑल वुमेन, जितनी भी वुमेन है इंडिया में उनकी 10%, एंड जो वुमेन 50 ईयर्स अबव हो चुकी हैं उनमें 55% वुमेन आज के टाइम में विडोज हैं, क्योंकि उनको मैरिज नहीं करने दी। ठीक है, आप अपने घरों में भी देखोगे, अगर कभी बहुत दूर के ऐसे कोई रिश्तेदार होंगे या कोई भी ऐसे होंगे, तो आप देखोगे कि जैसे कुछ ऐसी वुमेन्स होती हैं जिनके हस्बैंड जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं, छोटी उम्र में, है ना, शादी भी छोटी उम्र में हो गई थी, फिर उनके हस्बैंड भी एक्सपायर हो गए, पर उनको जो है रीमैरिज का मतलब उनके सामने नाम भी नहीं लिया जाता कि आप दोबारा से दूसरी शादी करो। तो ऐसे डिफरेंट कम्युनिटी में, डिफरेंट सोसाइटीज में डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं, एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है आपको ये? नाउ पॉलीगैमी क्या होता है? हम पढ़ रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर्स मैरिज कैसे होती है, तो हमने उसमें देखा मोनोगैमी, जहां पर आप एक ही वाइफ या एक ही हस्बैंड आपका हो सकता है, आप एक ही इंडिविजुअल से शादी कर सकते हो। ओनली इन केस कि आपका डाइवोर्स हो गया है या आपके पार्टनर की डेथ हो गई है तो फिर आप रीमैरिज कर सकते हो, जिसे सीरियल मोनोगैमी कहा जाता है। सेकेंड फॉर्म क्या है मैरिज का ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर्स? पॉलीगैमी, यानी 2+, 2 से ज्यादा लोग। ठीक है, नाउ polygamy denotes marriage to more than one mate at one time and takes the form of either polygyny और polyandry। देखो, जो पॉलीगैमी है, पॉलीगैमी में आप एक से ज्यादा पर्सन से शादी कर सकते हो। ठीक है, हस्बैंड भी कर सकता है, वुमेन भी कर सकती है। आप जस्ट सपोज हस्बैंड की एक से ज्यादा वाइफ है तो वो पॉलीगाइनी कहलाती है। ठीक है, जस्ट सपोज हस्बैंड की एक से ज्यादा वाइफ है तो वो पॉलीगाइनी कहलाती है, या फिर वाइफ की एक से ज्यादा हस्बैंड है तो वो पॉलीएंड्री कहलाती है। ठीक है, दिस इज पॉलीगैमी। ठीक है, यूजुअली वेयर इकोनॉमिक कंडीशंस आर हार्श, पॉलीएंड्री इज वन रिस्पॉन्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, जहां पर इकोनॉमिक कंडीशंस हार्श होती हैं, अच्छी इकोनॉमिक कंडीशंस नहीं होती है फैमिली की, तो जो पॉलीएंड्री है यानी कि वाइफ एक से ज्यादा हस्बैंड रख सकती है, वो सोसाइटी का रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, जैसे सपोज एक वाइफ है, उसका एक ही हस्बैंड है, अब अच्छे से उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस नहीं चल रही है, तो ऐसे में उसको ये कहा जाता है कि आप एक से ज्यादा हस्बैंड से शादी कर लो तो आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो थोड़ी सी सुधर जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ पे रोल स्टीरियोटाइपिंग है। रोल स्टीरियोटाइपिंग में क्या होता है कि रोल को बता दिया जाता है कि आपका ये रोल है। तो जैसे पहले की सोसाइटी में ये था कि वुमेन तो घर की तरफ ही ध्यान देती थी और जो मैन थे वही बाहर काम करते थे, तो कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधार करने के लिए पॉलीएंड्री का सहारा लिया जाता था। Since in such situations a single male cannot adequately support a wife and children, वही चीज जो मैंने अभी आपको समझाई ना। Also, extreme poverty conditions pressurize a group to limit its population। और फिर जब जैसे बहुत ज्यादा गरीबी अगर हो गई है, बहुत ज्यादा गरीब स्थिति हो चुकी है फैमिली की, तो ऐसी कंडीशंस में जो एक ग्रुप होता है वो अपनी पॉपुलेशन को लिमिट कर लेता है। यानी कि वो क्या करता है, वो फिर पॉलीगैमी को ज्यादा आगे बढ़ावा नहीं देता, क्योंकि जितने ज्यादा वाइफ, जितने ज्यादा हस्बैंड होंगे उतने ज्यादा चिल्ड्रन भी प्रोड्यूस होंगे, है ना। तो इसीलिए ऐसे में क्या होता है, बहुत ज्यादा गरीबी जैसी कंडीशन हमको फेस करनी पड़ती है, पॉवर्टी फेस करनी पड़ती है। ऐसे में पॉपुलेशन लिमिट करने के लिए भी ये चीज को रोका जाता है, पॉलीगैमी को रोका जाता है। पर ये भी एक फॉर्म ऑफ मैरिज है। नाउ सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स गवर्निंग हु कैन मैरी whom। हमने अभी क्या देखा, नंबर ऑफ पार्टनर्स पे आप कितने लोगों से शादी कर सकते हो। तो एक होता है मोनोगैमी, एक होता है पॉलीगैमी, ये आपको क्लियर था। सेकेंड फॉर्म जो है मैरिज का, जो रहा है हिस्टोरिकली भी और आज का क्या स्टेटस है, तो दूसरा है रूल्स गवर्निंग हु कैन मैरी whom। आप कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे रेगुलेशन, नियम कि आप किससे शादी कर सकते हो और कौन किससे शादी कर सकता है। देखिए, अब इन सम सोसाइटीज द डिसीजन रिगार्डिंग मेट सिलेक्शन आर मेड बाय पेरेंट्स और रिलेटिव्स
बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स। अब हमने देखा है कुछ सोसाइटीज में क्या होता है कि आप किससे शादी करोगे, ये डिसीजन पेरेंट्स या रिलेटिव्स लेते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स। उसमें भी कुछ रूल्स होते हैं ना, कुछ नियम होते हैं कि आप किससे शादी करोगे, ये चीज कौन डिसाइड करेगा, पेरेंट्स या आपके रिलेटिव्स, ठीक है, आपके रिश्तेदार। Now on the other hand, in some other societies, individuals are free to choose their own mates. पर कुछ सोसाइटीज में ऐसा भी होता है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो फ्री होते हैं कि आपको किससे शादी करनी है, आप खुद चूज कर सकते हो। हालांकि इंडियन सोसाइटीज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है, ये सब वेस्ट सोसाइटीज में होता है, अपने आप ऐसा कुछ नहीं। अपने यहाँ तो ये वाला केस है, पेरेंट्स और रिलेटिव्स चूज करेंगे कि कौन किससे शादी करेगा, ठीक है, ये वाला बहुत कम मीगर केसेस। नाउ नो सोसाइटी गिव्स एब्सोल्यूट फ्रीडम टू इट्स मेंबर्स टू सिलेक्ट देयर पार्टनर्स। ये है इंपॉर्टेंट लाइन, किसी भी सोसाइटी में किसी भी इंडिविजुअल को इतनी ज्यादा फ्रीडम नहीं होती कि आप अपनी मर्जी से किसी से भी शादी कर सकते हो। होता है क्या ऐसा, मतलब इवन अगर लव मैरिजेस भी होती हैं तो उसमें भी रिलेटिव्स, पेरेंट्स सब इंक्लूडेड होते हैं, सबकी जो है मतलब पूरी मर्जी के बाद में ही शादियां होती हैं। तो ऐसा ही वो ये कह रहे हैं कि कोई भी सोसाइटी अपने मेंबर्स को एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं देती है कि वो अपने पार्टनर को सिलेक्ट कर सकें। नाउ व्हाइल इन सम सोसाइटीज दीज रिस्ट्रिक्शंस आर सबटल। अब पर ये है कि कुछ सोसाइटीज में ये जो रिस्ट्रिक्शंस है थोड़े से कम है, मतलब फ्रीडम तो है पर एब्सोल्यूट फ्रीडम किसी भी सोसाइटी में नहीं है। इन सम अदर्स द रिस्ट्रिक्शंस आर मोर एक्सप्लिसिटली एंड स्पेसिफिकली डिफाइंड कि आप किससे शादी कर सकते हो। लाइक कैसे होता है ये अब अपन आगे देख लेते हैं। सो forms of marriage based on rules governing eligibility or ineligibility of males is classified as endogamy or exogamy। अब जैसे अपन ने प्रीवियस देखा था कि आप कितने लोगों से शादी कर सकते हो, मतलब नंबर ऑफ पार्टनर्स, उसमें हमने देखा था कि एक मोनोगेमी होता है और एक पॉलीगेमी होता है। वैसे यहाँ पे जो रूल्स हैं कि आप किससे शादी कर सकते हो, आप इससे शादी करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, इसके भी दो फॉर्म्स होते हैं, एंडोगेमी एंड एक्सोगेमी। एंडोगेमी और एक्सोगेमी क्या होता है अपन ये देखते हैं। देखो फिर वापस से टर्म से समझिएगा मीनिंग, पहले देखते हैं मीनिंग क्या है, ठीक है। एंडोगेमी इट रिक्वायर्स एन इंडिविजुअल टू मैरी विद इन अ कल्चरली डिफाइंड ग्रुप of which he or she is already a member। यानी कि आप शादी एक ऐसे ग्रुप में, एक ऐसे समूह के अंदर करो जिसके आप खुद मेंबर हो, ठीक है। आप शादी एक ऐसे ग्रुप में करो, एक ऐसे इंडिविजुअल के साथ में करो जिसके आप खुद मेंबर हो। फॉर एग्जाम्पल, इसमें अपन एग्जाम्पल क्या समझ सकते हैं, कास्ट, यानी कि आपको अपने ग्रुप के अंदर ही शादी करना है। अपन ने देखा था ना कि कास्ट क्या होती है, कास्ट एंडोगैमस होती है, इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं होती हैं, तो आपको अपनी कास्ट के अंदर शादी करना है। ऐसी शादियों को, ऐसी मैरिजेस को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एंडोगैमी। देन है एक्सोगैमी। ऑब्वियसली अगर ये एंडोगैमी तो ये बिल्कुल उसके अपोजिट होगा। इसमें क्या होता है, इट इज द रिवर्स ऑफ एंडोगैमी। इट रिक्वायर्स इंडिविजुअल टू मैरी आउटसाइड हिज और हर ग्रुप, यानी आप जिस ग्रुप के मेंबर हो आप उसमें शादी नहीं करोगे, आप अपने ग्रुप से बाहर शादी करो। देखो अपन ने जनरली, जैसे अपन ने जनरली क्या चीजें देखी हैं, अपने यहाँ पे गोत्र देखा जाता है, जैसे अब आप एक ही गोत्र के हो तो आप शादी नहीं कर सकते, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक ही गोत्र के अंदर ही शादी होगी, ऐसा हिंदू कम्युनिटीज में ये चीजें होती हैं। फिर उसके बाद में आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, अगर आप अपर कास्ट के हो तो आप अपर कास्ट में ही शादी करो, अगर आप लोअर कास्ट के हो तो आप लोअर कास्ट में ही शादी करो। तो वो चीजें क्या हो जाती, वो हो जाती है आपकी एंडोगेमी। और जब आप कहीं बाहर अपने ग्रुप की शादी करते हो तो वो हो जाती है आपकी एक्सोगेमी। देखो मीनिंग कैसे समझ सकते हो, एंडो मतलब अंदर, इन की बात कर रहे हैं ना, इन ग्रुप, विद इन ग्रुप, एक्सो ग्रुप के बाहर, ठीक है। ओ आउट हो गया, इन मतलब इन ग्रुप हो गया। क्लियर, ऐसे मतलब याद करने का तरीका बता रही हूँ, ऐसे याद रहेंगी चीजें आपको। ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं आपके लिए, आपके क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। Now both endogamy and exogamy are in reference to certain kinship units such as clan, caste, racial, ethnic और religious grouping। जो चीज मैंने आपको बताई कि आप एंडोगेमी या एक्सोगेमी में ग्रुप के अंदर शादी कर रहे हो या ग्रुप के बाहर कर रहे हो, ये चीज किन चीजों को सब्जेक्टेड होती हैं, आप किस क्लेन से बिलोंग करते हो, किस समुदाय से, किस कम्युनिटी से, किस वंश से, आपके पूर्वज कौन थे, फिर आपकी क्या कास्ट है, आपकी रेशियल, आप किस रेस से बिलोंग करते हो, आपका अपना कल्चर क्या है, आप किस रिलीजियस ग्रुपिंग से हो, आप हिंदू हो तो हिंदू में शादी करो, आप मुस्लिम हो तो मुस्लिम में शादी करो, आप क्रिश्चियन हो तो आप क्रिश्चियन के साथ शादी करो, आप जिस कास्ट में उस कास्ट में शादी करो। तो ये सारे डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं मैरिज के। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है
कि कितने फॉर्म्स ऑफ मैरिज होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या चीजें देखी, हमने पहले देखा कि मैरिज क्या होती है, उसके बाद हमने देखा कि हिस्टोरिकली 2 फॉर्म्स ऑफ मैरिज होते थे। पहला होता था नंबर ऑफ पार्टनर्स, सेकंड होता था रूल्स। ठीक है, कि आप किससे शादी कर सकते हो, कौन किससे शादी कर सकता है। हमने देखा नंबर ऑफ पार्टनर्स में एक मोनोगेमी होती है, एक पॉलीगेमी होती है। पॉलीगेमी में भी पॉलीएंड्री और पॉलीगाइनी होती है। देन हमने देखा जो रूल्स हैं, हु कैन मैरी हुम, उसमें एक एंडोगेमी होती है, एक एक्सोगेमी होती है। अब ये जो हिस्टोरिकली ये मैरिज के फॉर्म्स चले आ रहे हैं, इन्हें हम आज भी सोसाइटी में देखते हैं। अलग अलग सोसाइटी में मैरिज के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं। आप अपनी सोसाइटी में क्या ऑब्जर्व करते हैं, आपकी सोसाइटी किस टाइप की है, आपकी सोसाइटी में कैसे मैरिजेस होती हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शंस में बताइए। इससे आपको आपकी सोसाइटी के बारे में ज्यादा अच्छे से पता चलेगा, आप अपनी सोसाइटी को एनालाइज कर पाएंगे। ओके, सो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी पांडे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज। मैरिज एज इन सोशल इंस्टीट्यूशन हमने स्टार्ट कर लिया था और हमने मैरिज के बारे में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैरिज, जिसमें पॉलीगैमी, मोनोगैमी, पॉलीएंड्री एंड एक्सोगैमी, एंडोगैमी, ये सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। आज के इस वीडियो में अब हम देखते हैं कि मैरिज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो देखिए, फैमिली को आप समझ चुके हैं, फैमिली क्या होती है, मैरिज क्या होती है, ये भी हम समझ रहे हैं। और हम ये भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं कि ये सोशल इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं। तो देखिए, हमने क्या देखा था कि जो मैरिज होती है वो केवल 2 लोगों के बीच में नहीं होती, बल्कि 2 परिवारों के बीच में होती है ना। और वो 2 परिवारों का भी मिलन होता है, तो सोसाइटी का एक बड़ा ग्रुप जो है आपस में एक साथ में आता है। और मैरिज इंस्टीट्यूशन से फैमिली जैसा इंस्टीट्यूशन जो है इवॉल्व अप होता है। आपको याद आ रहा होगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि मैरिज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, तो चीजें आपको और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। Now marriage is a specific relationship between 2 individuals। जैसे हम फैमिली में देख रहे थे कि फैमिली एक ग्रुप होता है, वैसे ही मैरिज 2 इंडिविजुअल्स के बीच में एक रिलेशनशिप होती है, एक स्पेशल रिलेशनशिप होती है ना। रिलेशनशिप तो देखो बहुत लोगों के बीच में होती है, लेकिन यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो बड़ी ही स्पेशल है। Now and it is based on mutual rights and obligations। और शादी में, मैरिज में हमारे कुछ रूल्स होते हैं, कुछ राइट्स होते हैं, हमारे कुछ अधिकार होते हैं और हमारे कुछ ऑब्लिगेशंस भी होती हैं, हमारी कुछ ड्यूटीज होती हैं, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। और मैरिज जैसा इंस्टीट्यूशन जो है ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस से बंधा हुआ होता है। ठीक है, कैसे होता है अभी अपन आगे इसको और डिटेल में समझ रहे हैं। आपको कोई भी चीज क्लियर नहीं होती, कोई भी डाउट आता है या कोई सवाल है, सवाल नहीं भी है, कोई सजेशन है, तो आप सब कुछ कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना। ये सारी चीजें आपके और हमारे बीच में इंटरेक्शन के तौर पर होंगी। Then next is as a system of rules, marriage is an institution। क्योंकि देखो मैरिज में कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो इसीलिए मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है। The structure of family is built by the mutual relationship of the individuals। अब देखिए क्या होता है, मैरिज में 2 इंडिविजुअल साथ में आते हैं, दोनों के बीच में मेटिंग रिलेशनशिप होती है। इस रिलेशनशिप से स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली बिल्डअप होता है। ठीक है, फैमिली जैसा स्ट्रक्चर इवॉल्व अप होता है, इसलिए मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन भी है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि 2 इंडिविजुअल्स के बीच में स्पेसिफिक रिलेशनशिप है, राइट्स हैं, रूल्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं और फैमिली को इवॉल्व अप करता है। अब डिफरेंट डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। देखिए, डिफरेंट सोसाइटीज के अकॉर्डिंग, डिफरेंट रिलीजन्स के अकॉर्डिंग, डिफरेंट एथनिक कम्युनिटीज के अकॉर्डिंग, डिफरेंट कास्ट के अकॉर्डिंग, क्लास के अकॉर्डिंग जो मैरिज होती है उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस्लाम में देखेंगे तो मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखा जाता है। अगर आप इस्लाम में देखोगे तो मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 इंडिविजुअल्स के बीच में। ठीक है, जो रिलीजन है, इस्लाम रिलीजन है, वहां पे मैरिज को एज एन कॉन्ट्रैक्ट देखा जाता है। लेकिन अगर आप हिंदुइज्म में देखो तो मैरिज एक सैक्रामेंट रिलीजियस एक्टिविटी है, यानी कि एक धार्मिक अनुष्ठान है, हमारे संस्कारों से जुड़ा हुआ है, हमारे लिए एक संस्कार रूपी एक्टिविटी है, एक सैक्रामेंट रिलीजियस एक्टिविटी है। कहाँ पे? हिंदुइज्म में। तो ऐसे ही अपने अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशंस हैं मैरिज को लेके, इसीलिए मैरिज क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है।
Now procreation, bringing up children, familial love, economic cooperation are other necessary elements of marriage. अब देखो मैरिज के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, मैरिज के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं. प्रोक्रिएशन हमें पता है, यहाँ से जो है चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं. मैरिज में जब दो इंडिविजुअल्स मेटिंग रिलेशनशिप में आते हैं, प्रोडक्शन होता है, प्रोक्रिएशन होता है. ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन, अब जो बच्चे हुए हैं उनको बड़ा किया जाता है, उनको संस्कार दिए जाते हैं, उनको बताया जाता है आपको सोसाइटी में कैसे रहना. इकोनॉमिक लाइफ होती है, यानी कि दो लोगों के मिलने से कितनी सारी चीजें हो रही हैं, है ना. इसीलिए मैरिज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको करनी पड़ती है. जो भी ऐसा कहता है मैरिज नहीं करेंगे, ये सत्य नहीं है. आप एक ना एक दिन मैरिज करेंगे. सलमान खान, राहुल गांधी एक्सेप्शन है, ठीक है, उनकी बात मत करिए यहाँ पे. तो ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन, ठीक है, अब जो बच्चे हुए हैं उन बच्चों को बड़ा करना, उनको संस्कार देना, उन्हें सिखाना कि आपको समाज में कैसे रहना है. फिर उसके बाद में उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराना. तो ऐसे करके देखो, ये जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस है ना, इनसे मिलके एक बड़ी सोसाइटी बनती है और इसी सोसाइटी को अपन सोशियोलॉजी में स्टडी करते हैं. तो उसके पार्ट्स को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपका यूपीएससी का एग्जाम हो गया, आप लॉयर का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका नेट का एग्जाम दे रहे हो, इन सभी में ये इंस्टीट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनसे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो इसीलिए इन्हें समझना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना. फैमिलियल लव, अब जो फैमिली होती है उसके बीच में जो है बड़ा ही प्रेम भाव होता है, बहुत ही जो है आपस में बहुत अच्छा बॉन्ड होता है ना. हम सभी फैमिली वाले लोग हैं, जानते हैं फैमिली क्या होती है ना. इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो मैंने आपसे कहा था कि इकोनॉमिकली भी हम सभी कोऑपरेटिव तौर पे फैमिली के अंदर रहते हैं. अगर हम इकोनॉमिक्स वाला फंक्शन अपना नहीं करेंगे, अगर हम कुछ कमाएंगे धमाएंगे नहीं, कोई काम धंधा नहीं करेंगे, तो हमारी फैमिली आगे रन नहीं कर पाएगी, वो वहीं पे समाप्त हो जाएगी. ठीक है, तो इकोनॉमिक ऑपरेशन, ये सभी नेसेसरी एलिमेंट्स होते हैं मैरिज के. आप याद करिए, हमने फंक्शंस ऑफ फैमिली में पढ़ा था कि, है ना, इकोनॉमिक फंक्शन भी जो है फैमिली परफॉर्म करती है. तो जब मैरिज में दो लोग साथ में आते हैं तो वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी एक दूसरे के साथ में करते हैं. ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन, फैमिली लव, ये सारी चीजें मैरिज में होती हैं. और केवल दो इंडिविजुअल्स के बीच में नहीं होती, किसके बीच में होती हैं, दो परिवारों के बीच में. Now the couple fulfill their mutual obligations on the basis of customs or rules accepted by law. अब ये जो कपल है जिसकी शादी हुई है, ये समाज में जो भी कस्टम है, नियम कायदे कानून है, ट्रेडिशन है, परंपराएं हैं, जो भी इनके रिलीजन के अकॉर्डिंग सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन सभी को ये फॉलो करते हैं. उन सभी को ये अपना कर्तव्य मान के जो उसे है निभाते हैं, है ना. शादी जैसी चीज जो होती है उसे इंडिविजुअल्स निभाते हैं, है ना. तो वो एक भी कैरेक्टरिस्टिक होता है मैरिज का. नाउ ऑल सोसाइटीज हैव देयर ओन कस्टम्स एंड सिस्टम्स ऑफ मैरिज. अब हर एक सोसाइटी के अपने अपने कस्टम्स हैं, अपने अपने सिस्टम है मैरिज के. हमने पढ़ाई था फॉर्म्स ऑफ मैरिज में, तो वैसे ही सोसाइटीज में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, सिस्टम होते हैं मैरिज के, और हर एक सोसाइटी का अपना कल्चर होता है. इन ऑलमोस्ट ऑल सोसाइटीज मैरिज एंड रिलीजियस एक्टिविटीज आर कनेक्टेड विथ ईच अदर. जनरली सभी सोसाइटीज में जो मैरिज होती है और जो रिलीजियस एक्टिविटीज होती हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं. अब देखो कैसे होती हैं. देयर आर सर्टेन सिंबल्स ऑफ मैरिज. मैरिज के कुछ सिंबल्स होते हैं, है ना. जब शादी होती है तो केवल दो लोगों की शादी, मतलब दो लोगों की होती है, पर उसमें बहुत सी चीजें होती हैं. सिर्फ ये दो लोग या दो परिवार नहीं होते. क्या होता है, रिंग सेरेमनी होती है, तो रिंग होती है, स्पेशल क्लोथ्स होते हैं, नए नए कपड़े होते हैं, स्पेशल सॉन्ग्स होते हैं, इन फ्रंट ऑफ द वर्मिलियन, सिंदूर होता है, जैसा मैं हिंदू कल्चर में सिंदूर होता है, देन मंगलसूत्र होता है, फिर उसके बाद में ये रिंग सेरेमनी होती है, सगाई होती है, हल्दी होती है, एंड डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैरिज, डिफरेंट एक्टिविटीज रिलेटेड टू मैरिज हम देखते हैं. तो मैरिज सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कि दो लोगों की शादी हो रही है दैट इज मैरिज. मैरिज एक बहुत बड़ा सोशल इंस्टीट्यूशन है. ठीक है, फैमिली जरूर नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन मैरिज के थ्रू ही फैमिली जो है वो आगे बढ़ती है. जब दो लोगों की शादी होती है, दे कम इन अ लीगल यूनियन, तो वो चीज मैरिज कहलाती है. अब आप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सोसाइटीज में डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैरिज होती है. ठीक है, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे मैरिज होती है, लेकिन मैरिज होती जरूर है, आपकी भी होगी, सबकी होती है. ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूशन था मैरिज का, जहां पर हमने समझा कि कैसे डिफरेंट
कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मैरिज के, है ना। ढेर सारी रस्में होती हैं, ढेर सारे रिवाज होते हैं, ये और ये जो रस्में होती हैं, ये जो रिवाज होते हैं, ये जो बातें बताई जाती हैं, जो 7 फेरे होते हैं, 7 वचन होते हैं, ये सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं मैरिज में, ये सारी चीज़ें मैरिज इंस्टीट्यूशन को डिफाइन करती हैं। और मैरिज हमारे रिलीजन से अटैच्ड होती है, क्योंकि हम जिस रिलीजन के होते हैं हमारे यहाँ मैरिज का फॉर्म उस टाइप का होता है। क्लियर है यहाँ तक? सो आई होप आपको क्लियर होगा कि मैरिज का इंस्टीट्यूशन क्या होता है, मैरिज के क्या फॉर्म्स होते हैं, देन क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मैरिज के, और मैरिज सोशल इंस्टीट्यूशन कैसे फॉर्म करती है। क्योंकि मैरिज जब होती है, दो लोगों की जब शादी होती है, तो उनकी शादी होने से क्या होता है, फैमिली फॉर्म में आती है। फैमिली फॉर्म में आती है तो फैमिली अपने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है, और फैमिली के फॉर्म में आने से सोसाइटी जैसी यूनिट डेवलप होती है, ठीक है, और सोसाइटी के सोशल इंस्टीट्यूशंस बनते हैं। नाउ आई होप कि अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि मैरिज क्या होता है एंड फैमिली क्या होता है, और कैसे मैरिज और फैमिली एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसीलिए हम फैमिली, मैरिज एंड किनशिप इन तीनों को एक ही हेडिंग के अंदर पढ़ रहे हैं, पर मैं यहाँ पर आपको डिटेल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये चीज़ें आपको आपकी बुक्स में अवेलेबल नहीं है, आपको बुक्स में ये टॉपिक्स नहीं मिलेंगे, इन हेड्स के अंदर आप चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, पर यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा क्यों प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, ठीक है। मैं चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट से कल को कोई पूछे कि भैया ये इंस्टीट्यूशन क्या होता है, ये कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आप उसके सारे एस्पेक्ट्स उसको बता पाएं कि देखो ऐसे होता है, ये होता है, वैसे होता है। और आपके मन में जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी सवाल आते हैं, आप टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपके मन में भी बहुत सी चीज़ें आती होंगी फैमिली को लेके, मैरिज को लेके, तो आप उन चीज़ों को कमेंट्स में मुझे बताइए। जब आप मुझे बताएंगे तो आपकी और हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, ठीक है। और बाकी ये सारे टॉपिक्स, ये सोशल इंस्टीट्यूशन के जितने भी टॉपिक्स हैं, फैमिली है, मैरिज है, पॉलिटिक्स, स्टेट, जो भी हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, ये सभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के उससे अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं। सो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज सलोनी पांडे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किनशिप। चैप्टर 3 हमने स्टार्ट कर दिया था, ढेर सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सोशल इंस्टीट्यूशंस, फैमिली एंड मैरिज पढ़ लिया था। फैमिली में हमने देखा था कि फैमिली क्या होती है, एक ग्रुप ऑफ पर्संस जो कि किन कनेक्शंस के थ्रू एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, है ना। एंड हमने मैरिज में देखा था कि मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो फैमिली को क्रिएट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हमारा थर्ड सोशल इंस्टीट्यूशन है किनशिप। किनशिप को हम हिंदी में कहते हैं नातेदारी, या फिर जनरल लैंग्वेज में हम उसको कहते हैं रिश्तेदारी, है ना। जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, जिनसे हमारा रिश्ता हो जाता है, नाता हो जाता है, एक ऐसी रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, किनशिप, ठीक है। अब आपके ढेर सारे रिश्तेदार होंगे, आपकी फैमिली तो है, ये आपको पता है। जैसे अपन अपने ही एग्जाम्पल से समझे तो हमारी फैमिली है, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे सिबलिंग्स हैं, शायद हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी हमारे साथ में रहते हैं, या फिर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, न्यूक्लियर में रहते हो, दैट इज अ डिफरेंट केस। देन फिर उसके बाद में आपके जो पेरेंट्स हैं वो मैरिज के थ्रू एक दूसरे से नॉटेड हैं, या फिर उनकी जो मतलब उनकी जो बॉन्ड है, उनकी जो रिलेशनशिप है वो मैरिज के थ्रू है। फैमिली हमको क्या प्रोवाइड कराती है, हमको लव एंड इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है फैमिली। अब वैसे ही इनके अलावा भी, मतलब फैमिली मैरिज इंस्टीट्यूशन के अलावा हमारे ढेर सारे रिश्तेदार होते हैं, हमारी चाचा के बच्चे, हमारे बुआ के बच्चे, देन हमारे मामा और ये वो नाना नानी, ढेर सारे रिश्तेदार हमारे होते हैं। ऐसे रिलेशनशिप्स को, ऐसे रिश्तेदारी को अपन इंग्लिश में किनशिप कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किनशिप क्या होता है, देन कितने टाइप्स ऑफ किनशिप होते हैं, किनशिप यूसेज क्या होता है, एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ किनशिप। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। किनशिप टाइज आर कनेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स। किनशिप टाइज आर connections between individuals established either through marriage or through the lines of descent that connects blood relatives। अब देखिए, किनशिप या रिश्तेदारी जो है वो इंडिविजुअल्स के बीच में कनेक्शन होता है ना, ढेर सारे इंडिविजुअल्स के बीच में एक कनेक्शन है, एक रिलेशनशिप है, एक बॉन्ड है।
ये बॉन्ड कैसे बनता है? ये शायद या तो मैरिज के थ्रू बनता है, शायद नहीं मतलब या तो मैरिज के थ्रू बनता है या फिर थ्रू द लाइन्स ऑफ डिसेंट। आप किसके वंशज हो, आपके कौन वंशज थे, या आप किसकी वंश के थ्रू चले आ रहे हो, आपके डिसेंट कौन है, इंसिस्टर्स कौन है, उसके थ्रू किनशिप टाइज बनते हैं। दैट कनेक्ट्स ब्लड रिलेटिव्स, जो ब्लड रिलेटिव्स को भी कनेक्ट करते हैं। जैसे जैसे अपन धीरे धीरे चीजों को पढ़ेंगे आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे, एंड आई एम श्योर कि वीडियो के लास्ट तक किनशिप आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। अपन धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नाउ इट रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन। ये एक बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन है which plays a significant role in the socialization of individuals। देखो क्या हो रहा है, जो किनशिप है, किनशिप एक बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन है, जैसे फैमिली और मैरिज है। अब ये जो किनशिप होता है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में प्ले करता है। क्यों प्ले करता है? क्योंकि ये इंडिविजुअल्स को सोशलाइजेशन सिखाता है। ये इंडिविजुअल्स को बताता है कि आपको सोसाइटी में कैसे रहना है, ठीक है, आपको सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, कैसे आप सबके साथ में इंटरेक्ट करोगे, कैसे कोऑपरेशन होगा, यानी कि आपको एक सामाजिक व्यक्ति बनाता है, आपको एक सोशल पर्सन बनाता है। इंडिविजुअल को सोशलाइज करता है, कौन करता है? किनशिप, ठीक है ना। एंड द मेंटेनेंस ऑफ ग्रुप सॉलिडारिटी, और एक और क्या काम करता है ये? ग्रुप सॉलिडारिटी को बनाए रखता है। ग्रुप सॉलिडारिटी यानी कि एक समूह में एकजुटता, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, कनेक्शन है इंडिविजुअल्स के बीच में, यानी कि ऑब्वियसली एक ग्रुप है ना। हमारे रिश्तेदार को मिला दिया जाए तो कितना बड़ा एक ग्रुप बन जाएगा, बनेगा ना, एक समूह पूरा बन जाएगा। तो उस समूह के बीच में, उस ग्रुप के बीच में एकजुटता बनी रहे, सॉलिडारिटी बनी रहे, कोऑपरेशन बनी रहे, ये कौन इंश्योर करता है? ये किनशिप इंश्योर करती है। देखो मैरिज होती है, ये अपन जानते हैं। मैरिज कितने लोगों को मिलाती है साथ में? 2 लोगों को, है ना। अब वो एक अलग केस है कि फिर अपन पॉलीगैमी, एक्सोगैमी, एंडोगैमी, इन सारी चीजों की बात करें तो मैरिज जो है 2 लोगों को मिलाती है आपस में। उसके बाद में मैरिज से क्या बनती है? फैमिली बनती है। फैमिली जनरली, इन जनरल अगर हम देखें तो कौन होते हैं? पेरेंट्स और उनके बच्चे। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6-7 लोग, है ना। आजकल तो खैर छोटी फैमिलीज होती हैं, जनरली 4 या 5 लोग ही होते हैं फैमिली में, या 3 लोग होते हैं। लेकिन अगर अपन पहले के टाइम से भी देखते हुए आए तो पहले के टाइम में जो है लोगों के 4-4, 5-5 बच्चे होते थे, तो इसीलिए अपन मान सकते हैं ना 6-7 लोग अपन मान लेते हैं फैमिली में। लेकिन फिर उसके बाद में जो किनशिप होती है, यानी कि जो आपके रिश्तेदार होते हैं, आज अगर आप अपने रिश्तेदारों को काउंट करने बैठो कि कितने सारे लोग आपके रिश्तेदार हैं, उनके साथ में आपकी किनशिप रिलेशनशिप है, तो वो ढेर सारे हो जाएंगे नंबर में। मतलब मिनिमम टू मिनिमम 40-50 समथिंग लोग हो जाएंगे आपके किनशिप में। तो यानी कि एक बहुत बड़ा ग्रुप। अब उस एक बहुत बड़े ग्रुप में सॉलिडारिटी बनाए रखने का काम कौन करता है? किनशिप। मतलब ये काम किनशिप के थ्रू होता है, रिश्तेदारों के थ्रू होता है। एंड हर एक इंडिविजुअल को सोशलाइजेशन करना, यानी हर एक इंडिविजुअल समाज में कैसे रहेगा, ये चीज भी इंश्योर करता है किनशिप। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? अब अपन ना धीरे धीरे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते चलेंगे तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। अभी तो मैं सिर्फ रिश्तेदार बोल रही हूँ, फिर उसके बाद में ये रिश्तेदारों के अंदर कौन कौन आते हैं, कैसे आते हैं, अपन ये पढ़ते हैं। ठीक है, आपको क्लियर है किनशिप क्या होती है ना? जो आपके रिश्तेदार होते हैं, जिनका आपके साथ में ब्लड रिलेशन होता है, ब्लड रिलेशन नहीं भी होता है तो भी वो रिश्तेदार होते हैं, वो कैसे होते हैं ये अपन आगे देखते हैं। देखिए, इन किनशिप the family of birth is called family of orientation. Family of birth is called family of orientation, and the family in which a person is married is called family of procreation. एक तरफ बर्थ की बात हो रही है, एक तरफ मैरिज की बात हो रही है। ठीक है, देखो फैमिली कैसे बनती है। जस्ट सपोज जो आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपके जो पेरेंट्स हैं, अब उनकी तो शादी हुई है, उनकी तो मैरिज हुई है, यानी कि वो मैरिज के थ्रू एक दूसरे के साथ में आए, एक बॉन्ड में आए, एक रिलेशनशिप में आए। ठीक है, अब आप उनके बच्चे हो। ठीक है, तो जो आपके पेरेंट्स है वो एक मैरिज इंस्टीट्यूशन हो गया, आप उनके बच्चे हो, ये मिला के आपके पेरेंट्स को मिला के एक फैमिली इंस्टीट्यूशन हो गया। अब जो आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनके जो मतलब घर के लोग हैं, उनके जो रिश्तेदार कैसे होते हैं रिश्तेदार, देखो मैरिज से
जैसे अपन ये कहते हैं ना, जनरल अपन क्या चीज यूज करते हैं कि हमारे पापा की साइड वाले जो रिश्तेदार हैं, हमारी मम्मी की साइड वाले जो रिश्तेदार, अपनी मम्मी की साइड में कौन हो जाते हैं, मामा हो गए, मामी हो गई, नाना हो गए, नानी हो गए, ये सब अपनी मम्मी के साइड वाले हो गए। पापा की साइड वाले हो गए आपके चाचा हो गए, बुआ हो गए, दादी दादा, ये सारे हो गए। तो क्या होता है जब दो इंडिविजुअल्स की शादी होती है ना, तो उनके साथ में उनका ये जो पूरा परिवार है, उनका जो पूरा परिवार होता है, पूरा ना, बहुत सारे होते हैं उसमें, फिर मम्मी की, भाई के और उनकी वाइफ के भी पूरे रिश्तेदार हो जाते हैं, फिर यहाँ चाचा की बुआ के बेटे के बच्चे, और ऐसे ना जाने कितने सारे रिश्तेदार जो होते हैं, कितने सारे ये जो इंडिविजुअल्स हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ एक रिश्ते में बंध जाते हैं, है ना। अपन ने क्या पढ़ा था कि शादी सिर्फ दो इंडिविजुअल्स के बीच में नहीं होती है, दो परिवारों के बीच में होती है। तो ये जो पूरी फैमिली है, ये जो पूरी यूनिट है, ये जो पूरे इंडिविजुअल्स हैं, ये सभी आपस में एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो ये जो मैरिज के थ्रू फैमिली बनी है, ठीक है, ये जो मैरिज के थ्रू फैमिली बनी है, इसको क्या कहते हैं, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, ठीक है, इसको कहते हैं फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। तो ये जो आपके बीच में किनशिप रिलेशनशिप है, ये कैसे बना है, ये मैरिज के थ्रू बना है। ये क्लियर है आपको। अब इसके बाद में जब आपके पेरेंट्स की शादी हो गई, फिर आप लोग हो गए ना, फिर आप उनके बच्चे आप हो गए, फिर उसके बाद में आपकी भी एक दिन शादी होगी, फिर आपके भी बच्चे होंगे। तो ये क्या हो रहा है, ये चीजें बर्थ के थ्रू चलती आ रही हैं। ये चीजें कैसी चलती आ रही है, बर्थ के थ्रू, यानी कि क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है, उसके थ्रू जो है फैमिली आगे बढ़ रही है। तो ये जो फैमिली जनरेशन बाय जनरेशन बढ़ती जा रही है, ये कैसे बढ़ रही है, बर्थ के बेसिस पे बढ़ रही है। ऐसी फैमिली को हम कहते हैं फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, ठीक है, ऐसी फैमिली को हम कहते हैं फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। क्लियर है यहां तक कि फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन क्या होती है और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन क्या होती है। फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन जहां पर आपके मैरिज के बेसिस पे रिश्ते बने हुए हैं, एंड यहाँ पे जो आपके बर्थ के थ्रू या फिर आपके डिसेंट, आपके वंश के थ्रू रिश्ते बने हुए हैं। देखो जो अपन ने पढ़ा था कि किनशिप क्या होती है, इंडिविजुअल्स के बीच में कनेक्शन, और ये कैसे बनती है, या तो मैरिज के बेसिस पे बनती है या तो डिसेंट के बेसिस पे बनती है। तो अब आपको क्लियर है कि किनशिप क्या होता है ना, और किनशिप कैसे दो तरीकों से बनती है। यहां तक क्लियर है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ किनशिप। अब किनशिप क्या होती है ये अपन ने समझ लिया, और किनशिप कैसे हमको रिश्ते, मतलब कैसे दो तरीकों से जुड़ते हैं, एक बर्थ के थ्रू, एक मैरिज के थ्रू। तो यानी कि केवल ब्लड रिलेशन ही नहीं होता है, ठीक है, केवल ब्लड रिलेशन ही किनशिप नहीं होता है, और भी अलग अलग डिफरेंट तरीकों से हम एक दूसरे के साथ में मिले हुए हैं। हालांकि जोड़ते हमको ब्लड रिलेशन ही, अब जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स से तो हम ब्लड रिलेशन से ही अटैच्ड हैं, है ना, और फिर उनके जो भी फैमिली के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं ब्लड रिलेशन रहता है, लेकिन इनडायरेक्टली भी हम बहुत से लोगों से जुड़े, एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है किनशिप के अंदर, है ना। शायद आप उतने सारे लोगों को आप जानते भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है। रिश्तेदार जो होते हैं वो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। कोई भी काम हो, फैमिली का कुछ भी काम हो, आप बिना उनके आप उस काम को कर ही नहीं सकते हो, है ना। आपके घर में एक छोटी सी पूजा भी होगी ना, तो भी हम कुछ नहीं तो 10 रिश्तेदार तो बुला ही लेते हैं, ऐसे ही बुला लेते हैं, यही आसपास ही रहते होंगे 10 तो ये होते हैं रिश्तेदार, और आपकी लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। आपकी लाइफ में तो कर ही रहे हैं, आपकी लाइफ के साथ साथ सोसाइटी के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल को सोशलाइज करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे देखो, आपको भले ही आपकी फैमिली के मतलब आपके पेरेंट्स और आपके सिबलिंग्स इतना ज्यादा जज नहीं करेंगे, आपको इतना ज्यादा सोशली कंट्रोल नहीं करेंगे जितना ज्यादा किनशिप आपको कंट्रोल करते हैं, है ना। रिश्तेदार होते हैं ना, हर चीज में हमको बताते हैं, ओहो वो देखो उनकी लड़की ऐसा कर रही है, ओ उनके बच्चे ने देखो ऐसा कर लिया, उनके बच्चे ने यहाँ पे शादी कर ली, और उनने तो जो है दूसरी कास्ट में शादी कर ली। तो ये लोग इस तरीके से बातें करके, ये देखो ये इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल होता है ना। अपन ने सोशल कंट्रोल पढ़ा था चैप्टर 2 में, तो ये इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल का ही एक वाइडर अपन जो है पर्सपेक्टिव देख रहे हैं यहाँ पे। आगे समझते हैं, जो चीजें मैं अभी आपको बता रही हूँ वो आप धीरे धीरे और अच्छे से समझते जाएंगे। देखिए अब किनशिप दो तरीके से होती है, क्या होती है, एक होती है अफाइनल किनशिप, एक होती है कॉन्सेंग्यूनियस किनशिप। अफाइनल में क्या होता है, न्यू रिलेशंस आर एस्टेब्लिश्ड व्हेन मैरिज टेक्स प्लेस। अब आप सोचेंगे मैम ये तो अभी आपने पहले बताया कि मैरिज के थ्रू जो रिलेशनशिप बनते हैं,
तो जो भी मैरिज के थ्रू रिलेशनशिप बनते हैं, आपके मामा, नाना, नानी, मौसी, मौसी के बच्चे, ये सारी चीजें आपकी एफाइनल किनशिप कहलाती है ना। आपको टर्मिनोलॉजी भी तो याद करनी है ना सोशियोलॉजी में, बिना टर्मिनोलॉजी के आप थोड़ी समझ पाओगे। देखो यही टर्मिनोलॉजी अपन ने सेकंड चैप्टर में पढ़ी थी कि टर्मिनोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट होती है। अब आप बोलो मुझे सोशियोलॉजी का नॉलेज है, मुझे पता है सोशियोलॉजी क्या होती है। अब मैं आपसे पूछती हूँ चलो बताओ एफाइनल किनशिप क्या होता है, तो क्या आप बता पाओगे जब तक आपको उसका मीनिंग नहीं पता होगा। तो वैसे ही टर्मिनोलॉजी भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसलिए अपन इन चीजों को वापस से पढ़ा। आपसे कोई टाइप्स ऑफ किनशिप पूछेगा तो अगर आप इन 2 टर्म्स का यहाँ पे यूज करते हो अपने आंसर में, तो ऑब्वियसली आपका आंसर इफेक्टिव बनेगा, है ना। मैंने आपको बताया ही था कि अपन को पॉइंट्स ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करने हैं, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं टाइप्स ऑफ किनशिप पे। तो फाइनल किनशिप के अंदर क्या होता है, जब मैरिज होती है 2 लोगों के बीच में, तो जो पूरे हमारे रिश्तेदार जुड़ते हैं और एक न्यू रिलेशनशिप बनती है सभी के साथ में, उसे हम एफाइनल किनशिप कहते हैं। देन होती है आपकी कॉन्सेंग्यूनियस किनशिप। इसमें क्या होता है, रिलेशन बाय द बॉन्ड ऑफ ब्लड। जो ब्लड रिलेशनशिप के थ्रू हम अटैच्ड होते हैं या जो हमारे रिलेशंस होते हैं उसको हम कहते हैं कॉन्सेंग्यूनियस किनशिप। जैसे कि माँ और बेटे में रिलेशन, भाई बहनों में रिलेशन, आपके चाचा चाची में रिलेशन, आपके बुआ वगैरह में रिलेशन, फिर आपके चाचा चाची के बच्चे जो हो गए, ये सभी क्या होते हैं, ब्लड रिलेशन से हम सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये होते हैं आपके कॉन्सेंगीनियस किनशिप, ठीक है। तो जो मैरिज से जुड़े वो है फाइनल, जो आपके ब्लड रिलेशन से जुड़े हैं वो है कॉन्सेंगीनियस किनशिप। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होंगी सारी चीजें कि किनशिप क्या होता है। देन फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन एंड फाइनल किनशिप एंड कॉन्सेंगीनियस किनशिप। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपके इंपॉर्टेंस ऑफ किनशिप रिलेशंस। अब इंपॉर्टेंस क्या होती है किनशिप रिलेशंस की, क्यों ये रिश्तेदार हमारी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो जो ऐसा होता है ना, समाज के 4 लोग ये रिश्तेदार ही होते हैं, ठीक है। हमारे घर के इतने नहीं होते जितने रिश्तेदार होते। तो ये अब हमारी लाइफ में इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, ये 4 लोग हमेशा क्यों अपने आप जो है सामने आ जाते हैं, तो इसका अपन इंपॉर्टेंस यहाँ पे पढ़ते हैं ना, किनशिप को अपन पढ़ रहे हैं। नाउ on the occasion of marriage and family functions, the importance of kinship relations is very great। जब भी कोई शादी होती है, कोई भी फैमिली फंक्शन होता है, जैसे मैंने भी आपको बताया, आप घर में एक छोटी सी भी पूजा भी रखोगे तो उसके लिए भी आपको अपने 10 रिश्तेदारों को बुलाना है। एक छोटा सा भी बर्थडे है तो चाहिए भैया आ जाओ, पूरे रिश्तेदार आ जाओ। फिर उसके बाद में मैरिज में तो स्पेशली हर एक रिश्तेदार को बुलाना होता है। कोई भी अगर जरा सा छूट गया तो वो बुरा मान जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जैसे अपने यहाँ होता है ना, बहुत बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार होते हैं, उनको जरा सी कोई सी चीज हो तो बुरा मान जाएंगे वो, फिर वो सारी बातें करेंगे, वो हमारे साथ ऐसा किया, हमको वैसा हुआ। तो ये जो रिश्तेदार होते हैं ये आपकी लाइफ मतलब फैमिली फंक्शंस में, मैरिज वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ग्रेट रोल प्ले करते हैं। देखो जैसे क्या होता है, मैरिज वगैरह होती है, मैरिज अपन ने क्या देखा था कि कुछ रूल्स होते हैं मैरिज में ना, कुछ रूल्स रेगुलेशंस के थ्रू मैरिज होती है, वो 7 वचन और 7 फेरे सारी चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ में क्या होता है, रिश्तेदारों की ज़रूरत पड़ती है हमारे यहाँ पे। जैसे अगर अपन में मैं सिर्फ और सिर्फ अगर हिंदू कम्युनिटी की बात करूं तो वहाँ पर शादी में इतने सारे रीति रिवाज होते हैं जिसमें आपको बुआ भी चाहिए, फिर आपको भाभी भी चाहिए, फिर उसके बाद मतलब वो लोग इन सारे रिचुअल्स में अपना रोल प्ले करते हैं। और ऐसा सिर्फ हिंदू कम्युनिटी में नहीं होता है, मुस्लिम कम्युनिटी में भी होता है, सिख कम्युनिटी में होता है, हर एक कम्युनिटी में, हर एक सोसाइटी में, हर एक रिलीजन के अंदर ये जो किनशिप होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए भी ये हमको जरूर चाहिए। एंड अगेन वही चीज आती है कि आप समाज में रहते हो और आप आइसोलेशन में नहीं रहते हो। अब आप कहोगे कि समाज में केवल रिश्तेदारी क्यों है, तो क्योंकि ये छोटी छोटी बेसिक यूनिट्स आपको पूरी सोसाइटी से कनेक्टेड रखती है, ठीक है, इसीलिए इनकी जरूरत है। आप सोचो कि जब मैरिज जैसा एक इंस्टीट्यूशन होता है, जब शादी होती है, तो बिल्कुल दो डिफरेंट लोग जब अरेंज मैरिजेस होती हैं तो ऐसे पर्सन से होती है जिसको हम जानते ही नहीं है ना, जिसको ना हम जानते, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस 70 to 80% केसेस में यही चीज होती है कि हम उस
इंडिविजुअल को जानते ही नहीं है, ना हम कभी उससे मिले, ना कभी उसकी फैमिली से मिले, एंड शादी हो जाती है। जब शादी होती है तो वो दो परिवार जो हैं वो कितना ज़्यादा एक बॉन्ड, एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और शादियां अब हर एक सोसाइटी में होती, तो हर एक सोसाइटी के मिलने का कारण, हर एक सोसाइटी में ये जो एक रिलेशनशिप चल रही है, जो एक बॉन्ड चल रहा है, जो ये एक इमोशनल लव वाला सपोर्ट चल रहा है, ये मैरिज के थ्रू हो रहा है। मैरिज से फैमिली तो क्रिएट हो ही रही है, लेकिन किनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी, क्योंकि रिश्तेदार जब आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तो एक बहुत ही हेल्दी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्रिएशन होता है। ठीक है, इसीलिए किनशिप एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, हमारी पर्सनल लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड सोसाइटी के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन थ्रू किनशिप इट इज डिसाइडेड हु कैन मैरी विथ whom एंड वेयर। अब देखिए किनशिप में क्या होता है, रिश्तेदारी में क्या होता है, ये चीज डिसाइड की जाती है। देखिए एक चीज तो आप सबसे पहले अपने दिमाग में बिल्कुल ऐसे बिठा लीजिए कि किनशिप आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक एस्पेक्ट में। भले आपकी डे टू डे डेली लाइफ में ना करे, लेकिन जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट कोई डिसीजन लेना हो, कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, इंपॉर्टेंट ना हो, छोटा सा भी इंपॉर्टेंट हो तो भी, मतलब कोई ऐसा बहुत बड़ा ना हो, छोटा सा भी हो तो भी रिश्तेदार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि किनशिप में ही ये चीज डिसाइड होती है, रिश्तेदारी में ही ये चीज डिसाइड होती है कि कौन किसके साथ शादी कर सकता है और कहाँ पे। आपको याद होगा अपन ने मैरिज इंस्टीट्यूशन में क्या पढ़ा था, एक होता है मोनोगेमी, एक होता है पॉलीगेमी, एक होता है एक्सोगेमी, एक होता है एंडोगेमी। ये क्या होते हैं कि नंबर ऑफ पार्टनर्स आप कितने रख सकते हो। सेकंड अपन ने ये चीज पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स हु कैन मैरी whom, पढ़ा था अपन ने। वहां पर अपन ने देखा था ना कि कैसे डिसाइड किया जाता है कि आप अपने कास्ट के अंदर, अपन ने एक एग्जाम्पल के थ्रू देखा था कि क्या आप अपने कास्ट के अंदर शादी करोगे या आप अपनी कास्ट के बाहर शादी करोगे। अगर मतलब अपन ने देखा ना, एक सेम क्लेन में करोगे या नहीं करोगे, कास्ट में करोगे या नहीं करोगे, गोत्र में करोगे या नहीं करोगे। तो ऐसे ही रूल्स होते हैं, ऐसे ही रूल्स होते हैं मैरिज में कि कौन किससे शादी करता है। तो ये डिसाइड कौन करता है, ये चीज कहाँ पे डिसाइड होती है, ये चीज किनशिप के अंदर डिसाइड होती है, हु कैन मैरी whom एंड वेयर। ठीक है, ये लोग डिसाइड करते हैं। जरा सा अगर अलग चले गए रूल्स एंड रेगुलेशंस के तो जीवन भर ताने सुनने पड़ते हैं। ठीक है, नाउ एंड विच मैरिटल रिलेशनशिप्स आर टैबू, एंड कौन सी ऐसी मैरिटल रिलेशनशिप्स हैं, कौन सी ऐसी शादियां हैं जो समाज में टैबू हैं, या समाज में मतलब वो एक तरीके से धब्बा मानी जाती हैं। ठीक है, ये कौन डिसाइड करता है, किनशिप, क्योंकि रिश्तेदार होते ही ऐसे हैं, हर चीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना। आप सोचोगे मैम इतनी रिश्तेदारों की बुराई कर रही हूँ, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये जो रिश्तेदार हैं ये आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हम सभी रिश्तेदारों से बहुत ज्यादा ग्रसित हैं। ठीक है, हर में कहीं भी आ जाते हैं, कुछ भी बातें शुरू हो जाती हैं उन लोगों की। तो ये जो है, जो अपन किनशिप पे आ जाते हैं, है ना, अपन रिश्तेदारों को भी थोड़ी देर के लिए साइड में छोड़ दो, क्योंकि अपन को इन रिश्तेदारों को एग्जाम में नहीं लिखना है, ये वाली किनशिप लिखना है। ठीक है, तो किनशिप क्या होती है कि आप किससे कहाँ पे शादी करोगे और कौन सी शादियां गलत हैं, ये किनशिप के अंदर डिसाइड होता है। तो अब कौन सी शादी गलत है या सही है, ये कहाँ पे डिसाइड होगा, समाज के अंदर। तो यानी कि अगेन किनशिप समाज के लिए, सोशल इंस्टीट्यूशन जो है एक इम्पॉर्टेंट, सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ना। सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, कैसे समाज के बारे में ये सोचते हैं ना, समाज की सारी जिम्मेदारी इनके ही ऊपर होती है, समाज कैसा होगा कैसा नहीं होगा, किसको क्या बोलना है। और आप ये चीज देखो, सोशल कंट्रोल में किनशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप कैसे सोसाइटी में आपके बिहेवियर को रेगुलेट और कंट्रोल किया जाएगा, ये सबसे ज्यादा किनशिप के अंदर डिसाइड किया जाता है। ठीक है, आप भी ये चीजें फेस करते हो तो आपको ये चीज अच्छे से समझ आ रही होगी, है ना। नाउ किनशिप डिटरमाइंस द फैमिली लाइफ रिलेशनशिप्स लाइक गोत्र, कुल, क्लैन एक्सेट्रा। रिश्तेदारी में जब हम होते हैं, जब हम किसी के साथ नाते में होते हैं, रिश्ते में होते हैं, तो हमारा क्या गोत्र होगा, हम किस वंश के होंगे, हमारी क्या कास्ट होगी, हमारी क्या क्लेन होगी, किस कुल से हम बिलोंग करते हैं, ये सारी चीजें रिश्तेदारी में ही होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब शादियां होती हैं, ठीक है, शादियां होती हैं तो सबसे पहले क्या देखा जाता है अपने यहाँ पे, कौन सी कास्ट से हो आप, क्या आपका गोत्र हमारे गोत्र से अलग है या हमारे गोत्र से एक जैसा है, या फिर आप किस कुल से बिलोंग करते हो। तो अगर आप, जैसे जनरली होता है कि सेम कुल में होगा तो नहीं शादी करेंगे, और कहीं कहीं ऐसा होता है कि सेम कुल होगा तो ही शादी करेंगे, गोत्र जो भी, ये सारी चीजें होती हैं ना।
तो किनशिप में ही डिसाइड होता है कि आप कैसी फैमिली के हो, आपकी क्या फैमिली लाइफ होगी, कैसी लाइफ स्टाइल होगी, आप किस कुल गोत्र से बिलोंग करते हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है फंक्शन करना है। ये चीज़ें कहाँ डिसाइड होती हैं? ये चीज़ें किनशिप के अंदर होती हैं। देन on the basis of kinship, the rights and obligations of the members in all the sacraments and religious practices are determined. किनशिप के बेसिस पर आपके क्या अधिकार हैं और आपके क्या ऑब्लिगेशंस हैं, आपके क्या कर्तव्य हैं, आपकी क्या ड्यूटीज हैं इन ऑल द सैक्रामेंट्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। हर एक रिलीजन के अंदर या रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, या जब भी आप किसी धर्म को मानते हो, तो वो चीज़ें आपके किनशिप से रिलेटेड होती, किनशिप के बेसिस पर ही ये सारी चीज़ें निर्धारित होती हैं। आपकी क्या राइट्स हैं, आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, ये चीज़ें किनशिप के अंदर ही डिसाइड होती हैं। किनशिप रिट्रेट्स द सॉलिडारिटी रिलेशनशिप, जो मैंने आपसे कहा कि किनशिप के अंदर सॉलिडारिटी बनाए रखी जाती है, मतलब इसको इंश्योर किया जाता है कि जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में सॉलिडारिटी है, एकजुटता है, कोऑपरेशन है। ये भी क्लियर है कि इम्पोर्टेंस क्यों है किनशिप की, तो क्योंकि हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, हमारे सोशलाइजेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, देन हम कहाँ से बिलोंग करते हैं इस चीज़ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, हम कैसे फंक्शन करेंगे सोसाइटी में, हमारे क्या वर्क होंगे, हमारी क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं, ये डिसाइड करेंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉलिडारिटी रिलेशनशिप बनाए रखने में भी किनशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि किनशिप क्या होती है, किनशिप कितने टाइप्स की होती है, किनशिप को हम डिफरेंट फैमिलीज के अंदर कैसे बिलोंग कर सकते हैं, यानी मैरिज के बेसिस पे तो प्रोक्रिएशन हो गया, बर्थ के बेसिस पे तो ओरिएंटेशन हो गया, देन इंपॉर्टेंस ऑफ किनशिप क्या होती है, ये चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट एक और डायमेंशन देखते हैं अपन किनशिप का, किनशिप यूसेज। किनशिप क्या है ये तो आपको समझ में आया, रिश्ते जिनके साथ में हमारा रिश्ता होता है, नाता होता है, ये लोग हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद में हमारी लाइफ के छोटे बहुत ओकेशन में या बड़े से बड़े ओकेशन में इनका रोल इंपॉर्टेंट होता है। ये हमें सामाजिक व्यक्ति बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, समाज में हमको कैसे रहना है ये हमें बताते हैं, एंड ये इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल के अंदर आते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब किनशिप यूसेज, अब किनशिप है तो किनशिप में एक यूसेज सिस्टम होता है ना, किनशिप सिस्टम के अंदर जो बिहेवियरल पैटर्न्स हैं बिटवीन टू रिलेशंस आर डिटरमाइंड बाय सर्टेन रूल्स व्हिच आर कॉल्ड किनशिप यूसेज। अब देखो अपन किनशिप एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन पढ़ रहे हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन मतलब इसमें भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस तो होंगे ही, है ना, इंस्टीट्यूशन रूल्स के थ्रू वर्क करते हैं, अपन ने देखा था, तो वैसे ही किनशिप के अंदर भी कुछ रूल्स होंगे। तो दो रिलेशंस के बीच में, किसी टू इंडिविजुअल्स के बीच में रिलेशन है या दो रिलेशंस हैं, है ना, सीधे सीधे दो रिश्ते हैं, उनके बीच में कुछ रूल्स होते हैं, बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं कि आपको कैसे बिहेव करना है, आपका कैसा बिहेवियर होगा, आप कैसे बात करोगे, कैसे बोलोगे, कैसे चलोगे, कैसे बैठोगे, दो रिलेशंस के बीच में ना, दो रिश्तों के बीच में ये चीजें होती हैं, उसे हम कहते हैं किनशिप यूसेज। इसे हम क्या कहते हैं, किनशिप यूसेज। अब ये किनशिप यूसेज क्या होता है, आप यहाँ कुछ इससे कुछ टाइप्स से, कुछ यूसेज से समझ सकते हो। फॉर द फर्स्ट है अवॉइडेंस यूसेज। अवॉइडेंस, अवॉइड मतलब अवॉइड करें ना, अवॉइडेंस मतलब अवॉइड कर रहे हैं किसी को। तो इसमें क्या होता है, इन सम रिलेशंस अ सेफ डिस्टेंस शुड बी मेंटेन बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स। क्लोज रिलेटिव्स के बीच में जब हम एक रिश्ते में होते हैं तो क्लोज रिलेटिव्स के बीच में एक सेफ डिस्टेंस हमको थोड़ा सा बना के रखना चाहिए, थोड़ी सी दूरी होनी चाहिए, एक तरीके से रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल फादर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ। देखो जो ससुर होते हैं फादर इन लॉ होते हैं, और जो बहू होती है डॉटर इन लॉ होती है। इन दोनों के बीच में क्या ये दोनों बिल्कुल आपस में, जैसे जैसे देखो लड़कियां अपने घर में जब होती हैं, ठीक है, जब उनकी शादी नहीं होती तो उनके जो फादर होते हैं उनके साथ में एक उनका बहुत अच्छा बॉन्ड होता है, वो उनसे हंसी मजाक भी कर सकती हैं, बोल भी सकती हैं, लड़ भी सकती हैं, झगड़ भी सकती हैं, घूम भी सकती हैं, उनके साथ में बैठ भी सकती हैं, सारी चीजें कर सकती हैं। लेकिन जब एक लड़की की शादी हो जाती है, ठीक है, जब वो किसी की बहू बन जाती है, उस घर में जो उसके फादर इन लॉ होते हैं ना, उनके साथ में एक डिस्टेंस जो है मेंटेन किया जाता है कि आपको उनके सामने नहीं आना है, अगर आप उनसे बात कर रहे हो उनके सामने तो आपको सर पे पल्ला रखना है, आपको उनके बराबर पे नहीं बैठना है, आपको उनके साथ में बैठ के खाना नहीं खाना है। तो ये क्या है, ये है अवॉइडेंस यूसेज इन किनशिप।
ये होता है अवॉइडेंस यूसेज इन किनशिप। जैसे कि एक चीज ये भी होती है कि जो घर की बहू होती है, उस घर की जो लड़की है, ठीक है, उस घर की जो लड़की है उसके जो हस्बैंड होते हैं और जो घर की बहू होती है, उन दोनों के बीच में भी एक डिस्टेंस रखा जाता है ना, क्योंकि वो हमारे घर की बहू है और वो जो है वो हमारे घर के दामाद हैं, तो वो दोनों भी एक दूसरे के आमने सामने ज्यादा उसमें मतलब ज्यादा उनके बीच में क्लोज रिलेशनशिप नहीं होती। हालांकि देखो क्या है, क्लोज रिलेटिव हैं, जो रिश्ता है वो बड़ा ही क्लोज रिलेशन का है, क्योंकि जो फादर इन लॉ हैं वो डॉटर इन लॉ के हस्बैंड के फादर हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद में एक सेफ डिस्टेंस जो है दोनों के बीच में रखा गया, इसको कहते हैं अवॉइडेंस यूसेज। ठीक है, ये क्लियर है। नेक्स्ट होता है जोकिंग रिलेशनशिप। अब देखो जोकिंग रिलेशनशिप क्या होता है, यानी कि हंसी मजाक वाली कोई रिलेशनशिप है, नाम से अपन को समझ में आ रहा है। नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज डेवलपमेंट ऑफ क्लोज रिलेशनशिप। जोकिंग रिलेशनशिप का मतलब क्या हो जाता है आपका कि हंसी मजाक करके जो है एक रिलेशनशिप रखा गया है। इसको रखने का ऑब्जेक्टिव ये होता है, हंसी मजाक करना है, इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एक क्लोज कोऑपरेशन बन जाए, एक क्लोज रिलेशनशिप बन जाए। ठीक है, एक क्लोज रिलेशनशिप बन जाए। एग्जाम्पल जीजा साली या साला बहनोई। ठीक है, देखो जीजा साली का रिश्ता होता है ना, हर एक घर में होता है। कहीं भी शादी होती है तो जो हमारी बहन के जो हस्बैंड होते हैं वो हमारे लिए हमारे जीजा जी होते हैं और उनके लिए हम साली होते हैं। तो वहां पर एक जो रिश्ता होता है वो बड़ा ही जो है मतलब ऐसा बोलते हैं ना नटखट सा रिश्ता है, बहुत ही हंसी मजाक वाला होता है। वहां पर किसी चीज का बुरा नहीं लगता और हम मतलब ऐसे ही थोड़ी थोड़ी बातों में हंसी मजाक करने लग जाते हैं। तो ये एक जोकिंग रिलेशनशिप होता है। इसके थ्रू क्या होता है, हमारे जो टाइज होते हैं एक दूसरी फैमिली के साथ में, जैसे मान लीजिए जो लड़का और लड़की है वो बिल्कुल एक दूसरे से अनजान है। ठीक है, हम भी ऑब्वियसली उनकी फैमिली से अनजान है, वो हमारी फैमिली से अनजान है, लेकिन जब शादी हो जाती है तो एक ऐसा रिलेशनशिप, एक जोकिंग रिलेशनशिप बनाया जाता है। इससे क्या होता है, इससे एक क्लोज रिलेशनशिप दोनों के बीच में डेवलप हो जाता है, दोनों परिवारों के बीच में क्लोज रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, जिससे क्लोज किनशिप, क्लोज रिश्तेदारी जो है वो इवॉल्व अप होती है, वो क्रिएट होती है। ठीक है, वैसे ही साला बहनोई हो गया है ना, जो बहन का हस्बैंड हो गया और उसके साथ में जो उस बहन का भाई है, उनके बीच में एक रिलेशनशिप, उनका बॉन्ड और अच्छा बन जाता है। और अगर एज में ज्यादा डिफरेंस ना हो तो और अच्छा बॉन्ड बन जाता है ना, तो वो हो जाता है आपका जोकिंग रिलेशनशिप। देन नेक्स्ट है आपका टेक्नोनिमी। टेक्नोनिमी, ठीक है, टर्म है, टर्मिनोलॉजी। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसमें ये होता है इन ऑर्डर टू टॉक टू वन पर्सन, किसी एक पर्सन से बात करने के लिए, इन ऑर्डर टू टॉक टू वन पर्सन टू अनदर पर्सन, साइन इज यूज्ड एज अ मीडियम। किसी से बात करने के लिए जो एक दूसरा इंडिविजुअल होता है ना, जैसे मान लो मैं हूं, मैं किसी से बात करना चाहती हूँ, तो मैं उससे बात करने के लिए कुछ मीडियम साइन यूज करूंगी, है ना, कुछ इशारे वगैरह करके उससे बात करूंगी, इसे कहते हैं टेक्नोनिमी। एग्जाम्पल, ये बड़ा फनी है। इन इंडियन विलेजेस वाइफ इज नॉट अलाउड टू कॉल हर हस्बैंड। हमने देखा है कि हमारे यहाँ पे भारतीय परंपरा हमने देखी है, यहाँ पर हस्बैंड को हम उसके नाम से नहीं बुलाते हैं। ठीक है, हस्बैंड को हम उसके नाम से नहीं बुलाते हैं, जो भी उसका नाम होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे थोड़ा परंपरा है कि अगर आप उसको नाम से बुलाओगे तो उसकी एज कम हो जाएगी, अगर आप उसको नाम से बुलाओगे तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। हालांकि ये चीजें ट्रेडिशन है ना, परंपरा, इनमें सच क्या है झूठ क्या है वो एक अलग टॉपिक है, वो रिलीजन का टॉपिक है, वो अपन वहां डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है, हम साइन यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए एक कपल है, उनके बच्चे का नाम गुड्डू है, तो उस कपल में जो वाइफ होगी वो अपने हस्बैंड को गुड्डू के पापा करके बुलाएगी, है ना, वो गुड्डू के पापा इधर आना। अब जो गुड्डू के पापा नहीं सुन रहे हैं तो फिर उसके बाद में वो हाथ हिलाएगी, अरे सुनो इधर तो सुनो, अरे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। इस तरीके से जो है मतलब साइन यूज किया जाता है। जैसे नहीं सुन रहे तो वो थाली बजाने लगती किचन में से, तो हस्बैंड को समझ में आ जाता है कि हाँ मेरे को बुला रही है शायद। फिर जैसे मान लीजिए वो दूर बैठे हैं तो ऐसे सुनिए, अरे ऐसे करके बुलाया जाता है। तो ये क्या है, यानी कि साइन यूज किए जा रहे हैं किसी को बुलाने के लिए, है ना। साइन क्या है, मीडियम है बुलाने के लिए। जनरली तो यही चीज होती है, बच्चे का जो नाम होता है उसी नाम से हस्बैंड को बुलाया जाता है। ठीक है, तो ये होता है टेक्नोनिमी। तो रिलेशनशिप किनशिप के अंदर ये किनशिप यूसेज होते हैं कि रिश्तेदारी को और क्लोज कैसे करना है, या कुछ रूल्स नियम, कुछ नियम कायदे कानून जिसके तहत किनशिप रिलेशनशिप आगे बढ़ती है और एक क्लोज कोऑपरेशन, हेल्दी कोऑपरेशन मेंटेन होता है। क्योंकि अगर रूल्स रेगुलेशंस नहीं होंगे तो ये एक इंस्टीट्यूशन नहीं कहलाएगा। ठीक है,
सो अब आपको क्लियर होगा कि किनशिप क्या होता है। किनशिप क्या होता है हमने पढ़ा, टाइप्स ऑफ किनशिप हमने पढ़ा, इंपॉर्टेंस ऑफ किनशिप पढ़ा और किनशिप यूसेज पढ़ा। और इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद में अभी आपको क्लियर होगा कि किनशिप एक सोशल इंस्टीट्यूशन कैसे है। क्योंकि जो किनशिप होते हैं ना वो हमारे लिए ठीक है, हमारी पर्सनल लाइफ में कोई भी चीज हो रही होगी तो वो आते हैं, लेकिन यही वो लोग होते हैं जो समाज के 4 लोग हैं जो आपको सारी चीजें समाज के अकॉर्डिंग सिखाएंगे। अगर आप अच्छा करोगे तो आपको समाज में अच्छी पोजीशन दी जाएगी, आपको रिवॉर्ड किया जाएगा। अगर आप गलत करोगे तो आपको पनिशमेंट टाइप से दी जाएगी या आपको ताने मार मार के आपको सामाजिक व्यक्ति बनाया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से किनशिप एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन अपना वर्क करता है। आई होप किनशिप की सारी चीजें आपको डिटेल्ड में क्लियर हो गई होंगी कि किनशिप क्या होता है। इसके अलावा भी आपको कोई चीजें लगती हैं किनशिप में, कोई सजेशंस हैं या कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। आपको गूगल पे एंटर करना है magnetbrains.com। magnetbrains.com एंटर करेंगे आप तो आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे आपको किंडरगार्टन टू 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, आपको जिस भी क्लास का जो भी वीडियो देखना है जस्ट उस क्लास पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे सपोज आपको क्लास 11 देखना है, आपने क्लास 11 पे क्लिक कर दिया। ठीक है, आप जैसे ही क्लास 11 पे क्लिक करेंगे तो क्लास 11 के जितने भी सब्जेक्ट्स के जो भी वीडियोस हैं वो यहाँ आपके सामने ओपन हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप इसको स्क्रॉल करिए, आपको और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो ये देखिए सारे कोर्सेज, सारे वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल हैं। आपको जो भी कोर्स देखना है आप उस पर वॉच नाउ कर दीजिए। सपोज आपको क्लास 11 का सोशियोलॉजी देखना है, आप इस पर वॉच नाउ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने क्लास 11 सोशियोलॉजी की वीडियो ट्यूटोरियल्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज सारे वीडियोस दिए गए हैं। आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है आप जस्ट उस पर क्लिक करिए। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए सब उस चैप्टर के सारे सब टॉपिक्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे वीडियोस के। ठीक है, जो भी टॉपिक्स हैं आपको समझ में आ रहे हैं, जो भी टॉपिक आपको रीड करना है, जैसे सपोज आपको व्हाट इज सोशियोलॉजी रीड करना है, आप यहाँ पे वॉच नाउ पे क्लिक करो। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने वीडियो ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ अपने वीडियो को एंजॉय करिए। आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है तो आप यहीं से नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करिए। आपको ये नहीं देखना तो आप यहाँ से क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, आप दूसरा वीडियो देखिए। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन टू 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस प्रोवाइड कराता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि 100% ऑनलाइन एजुकेशन। सो आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।